सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। मैं हूं यशवर्धन और आप सभी का CUET अड्डा 24/7 में बहुत बहुत सारा स्वागत। इस वन शॉट की इस सीरीज़ में हम लोग जो हैं अब आ चुके हैं ट्रेजरी एक्टिविटीज़ और क्वार्टनरी एक्टिविटीज़ के अंदर। हमने प्राइमरी एक्टिविटीज़ पढ़ी, हमने सेकेंडरी एक्टिविटीज़ पढ़ी और साथ में हम पढ़ रहे हैं ट्रेजरी एक्टिविटीज़। क्या होती हैं ट्रेजरी एक्टिविटीज़? 2 मिनट में इस लेसन को एक बार समझ लेते हैं हम लोग, है ना। हमने प्राइमरी एक्टिविटी में रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया फ्रॉम एग्रीकल्चर, फॉर फिशिंग, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, पेस्टोलिज्म। उसके बाद में उसी रॉ मटेरियल को हमने तैयार किया मैन्युफैक्चरिंग यानी कि सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर। हमने आयरन से आयरन रॉड तैयार कर ली, रो आयरन से। साथ में हमने शुगर केन से शुगर तैयार कर ली, हमने कॉटन से यान तैयार कर ली, हमने जो वीट था उसे ब्रेड तैयार कर ली। केमिकल्स, हमने कई सारे केमिकल कंपोनेंट्स तैयार कर लिए, ठीक है ना। हमने कई सारे कल पुर्जों से जो है बड़ी बड़ी मशीनरीज बना ली। इसे सेकेंडरी एक्टिविटीज़। अब रॉ मटेरियल आया सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर। अब सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के बाद में जो माल तैयार हो गया है, आपका जो शर्ट तैयार हो गया उस कॉटन से, वो मार्केट में बिकने जाएगा। और जब वो मार्केट में बिकने जाएगा तो कई सारी बिजनेस स्ट्रेटेजीज, कई सारे बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, कई सारे प्लान्स, कई सारे ऐड, मल्टीमीडिया ऐड, न्यूज़पेपर ऐड, ठीक है ना, सोशल मीडिया पर ऐड, ठीक है ना, रेडियो पर ऐड। आप देखते हो ना, इस शर्ट को पहनो, ये शर्ट जो है आपको बुलंदियों पर ले जाएगा। या रजनीगंधा पान मसाला खाओ, सबसे ज़्यादा मोटिवेशन तो ऐसे भी रजनीगंधा या जो भी पान मसाले के ऐड है वही देते हैं आपको, ठीक है। तो इस तरह के जो ऐड होते हैं और चीज़ों को बेचना, अब जो बेचा जाएगा वो ट्रेजरी एक्टिविटी, सर्विस एक्टिविटी, कुछ भी बेचना, कुछ भी सर्विस करना। आप अपने चारों तरफ सर्विस सेक्टर को देखते हो। आपका जोमेटो खाने ऑर्डर करते हो, ठीक है ना, आपका ब्लिंकिट, आप ग्रोसरी ऑर्डर करते हो, स्विगी, आप उबर को देखते हो, आप अर्बन क्लैप को देखते हो। आपका घर का एसी खराब हो गया, नल खराब हो गया, आपको बाल कटवाने घर पे, तो अर्बन क्लैप हाजिर है। आपको कहीं पर कैब से आना है, आपको उबर और ओला आपके लिए तैयार है। आपको खाने बना बनाया खाना आपको, आपको जोमेटो है आपके लिए, आपके स्विगी है। साथ में अगर आपको ग्रोसरीज मंगानी है तो बिग बास्केट है, कंट्री डिलाइट है, ठीक है। साथ में हम लोग बात करते हैं ब्लिंकिट है, ये आपको ग्रोसरीज और मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह और जो है ये सप्लाई करते हैं, ठीक है। साथ में आप देखते हो कि आप जैसे स्कूल या कॉलेज जाते हो, वहाँ पे टीचर और प्रोफेसर्स हैं आपके सामने, ठीक है ना। आप अगर किसी कानूनी दावपेच में फंस गए हो तो आपके सामने लॉयर है, आप बीमार हुए तो आप डॉक्टर के पास गए, और अगर डॉक्टर के बाद में जो आपकी हेल्प करते हैं वो कंपाउंडर्स हैं, ठीक है ना। आपके जो ड्राइवर्स हैं आपके चारों तरफ जो घूमते हैं, ठीक है। ये सब कुछ आपके उड़ने वाले प्लेन, चलने वाली बसें, तैरने वाले जहाज, ठीक है ना, और साथ ही के अंदर तेज दौड़ने वाली ट्रेन्स या धीरे दौड़ने वाली ट्रेन्स, ये सब कुछ जो है ये सर्विस सेक्टर में आता है, क्योंकि सर्विसेज के बदले जो है वो पैसे मिलने वाले हैं। यहाँ सर्विस और ट्रेड का जो है वो एक्सचेंज हो रहा है लगातार, इसे ही कहते हैं सर्विस सेक्टर। आप और हम सब लोग सर्विस सेक्टर, मैं सर्विस सेक्टर का हूँ, आप मेरे कंज्यूमर्स हो, ठीक है ना। मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और इसके बदले मुझे कुछ क्या पैसे मिल जाएंगे, इन सिंपल वे। तो सर्विस सेक्टर जो है, अगर किसी भी कंट्री का सर्विस सेक्टर बड़ा होगा तो वो कंट्री जो है वो हमेशा ग्रोथ करेगी, क्योंकि सर्विस सेक्टर से टैक्स आता है। पहली बात, कोई भी कंट्री, डेवलपिंग कंट्री अगर आप देखोगे तो प्राइमरी सेक्टर उसका बहुत बड़ा होता है, इसलिए वो डेवलपिंग है। और कोई भी डेवलप्ड कंट्री अगर आप देखोगे तो आप देखोगे उसका ट्रेजरी सेक्टर जो है वो बहुत बड़ा है। साथ में एक शब्द आता है क्वार्टनरी एक्टिविटीज। ट्रेजरी सेक्टर का जो हाई हैंड है, इससे जो इंप्रूव करके R&D, रिसर्च, ब्रेड के टेस्ट में कुछ चेंज करना है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ानी है, कुछ और चीज़ों को समअप करके कोई एक न्यूट्रिशियस ब्रेड बनानी है, तो इसके लिए जो R&D होगी, जो रिसर्च होगी, वो हो जाएगा क्वार्टनरी सर्विसेज। और साथ में जो डिसीजन मेकर्स हैं, ठीक है ना, प्रधानमंत्री की बात कर ले, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और CEOs, ठीक है ना, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो एनालिसिस करते हैं, वो हो जाएगा क्वार्टनरी सर्विसेज, गोल्डन कॉलर्स लोग, ठीक है। तो इस तरीके से हम जितनी भी सर्विसेज हैं उनको देखते हैं। तो हमने प्राइमरी पढ़ ली, हमने कुछ रॉ मटेरियल बना लिया, फिर रॉ मटेरियल को हमने मैन्युफैक्चर कर लिया, उसको अब मार्केट में बेचने जा रहे हैं हम लोग। तो एक सिंपल सा फंडा है, तो हम पढ़ेंगे आज ट्रेजरी और क्वार्टनरीज एक्टिविटीज। इस वन शॉट में हम ये पूरा लेसन, आपकी जो नई बुक है उसके अंदर ये लेसन नंबर 6 है और आपकी ओल्ड बुक जो है उसमें लेसन नंबर 7 है NCERT के अंदर, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इस सेक्टर के अंदर कौन कौन सर्विसेज आती है ना। बहुत ही देखो, याद रखना बच्चों कि चीज़ों को आपको बहुत ही आसानी से समझना है। अगर आप चीज़ों को आसानी से समझोगे, लेमन भाषा के अंदर समझोगे, ठीक है ना, अपने डे टू डे लाइफ के चारों तरफ देखोगे तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएगी। इस बार जब ब्लिंकिट घर पे आए तो समझ लेना ये सर्विस सेक्टर का आदमी है, ठीक है। चलो भाई, तो हम आगे बात करते हैं और समझते हैं। तो हेल्थ केयर सिस्टम की बात कर ले, बैंकिंग की बात कर लें,
ठीक है ना, आप बैंक जाते हो, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, ठीक है, आप लॉयर्स की बात कर लें, रिटेल की बात करें, आप अपने आसपास की शॉप्स में जाते होंगे, सुपरमार्केट्स में जाते होंगे, या आपके पास कोई भी एक शॉप है, या आप रेडी जो होती है उसके ऊपर सब्जी खरीद रहे हैं, ठीक है ना, सर्विस सेक्टर है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल सर्विस सेक्टर, तो इसे सर्विस सेक्टर कहते हैं, और इसमें काम करने वाले जो लोग हैं वो व्हाइट कॉलर लोग हैं, ठीक है ना। हाई हैंड के अंदर व्हाइट कॉलर है, लो हैंड के अंदर जो है वो ब्लू कॉलर्स हैं, ठीक है ना। तो हाई हैंड की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे सर्विस सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। चले भाई, अब सर्विस सेक्टर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो सर्विस सेक्टर को हम ट्रेजरी एक्टिविटीज भी कहते हैं, और ट्रेजरी एक्टिविटीज का हाई एंड जो है कॉर्डिनरी एक्टिविटीज है, ठीक है। बताऊंगा कैसे। तो ट्रेजरी एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू द सर्विस सेक्टर, ठीक है ना। ट्रेजरी एक्टिविटी है वो किससे रिलेटेड है, अगर हम बात कर लें, ट्रेजरी एक्टिविटी जो है वो सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है ना। किससे रिलेटेड है, जिसमें हम सर्विस दे रहे हैं, लॉयर, बैंकर, टीचर्स, ड्राइवर्स, रेस्टोरेंट वाले, ठीक है ना, ये सब लोग जो मैंने बताया आपको। एग्जाम्पल, डॉक्टर, टीचर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस, टेक्नीशियन, लॉन्ड्रर, बार्बर, शॉपकीपर, ड्राइवर, पब्लिशर्स, न्यूज़पेपर पब्लिश करना, बुक पब्लिश करना, ठीक है ना, ये सब के सब लोग सर्विस सेक्टर के, क्योंकि सर्विस दे रहे हैं ये आपको क्या दे रहे हैं, एंटरटेनमेंट सर्विसेज दे रहे हैं, टूरिज्म सर्विसेज दे रहे हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज दे रहे हैं, वेलनेस सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है ना, लॉ रिगार्डिंग सर्विसेज दे रहे हैं, सिक्योरिटी रिगार्डिंग सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये सब की सब सर्विसेज जो हैं वो टर्जरी सेक्टर के अंदर आती हैं, ठीक है। चले भाई, अब टाइप ऑफ द टर्जरी एक्टिविटीज, तो ट्रेड यानी बिजनेस करना, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज, ये चारों की चारों जो है ये किसके अंदर आती हैं, ये चारों की चारों सर्विसेज जो है टर्जरी सेक्टर के अंदर आती है, या मैं कह दूं सर्विस सेक्टर के अंदर आती है। किसमें आती है, सर्विस सेक्टर के अंदर आती है, इन सिंपल मैनर। तो ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज, ठीक है ना, ये किसमें आएंगी, सर्विसेज, डॉक्टर, टीचर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, इज सर्विसेज, ठीक है ना। कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन की बात कर लें, हम फोन की बात कर लें, मोबाइल की बात कर लें, और आजकल तो व्हाट्सएप वगैरह भी जो है कम्युनिकेशन के साधन है, ठीक है ना। मेल की बात कर लें, डाक विभाग जो है अपना वो। ट्रांसपोर्टेशन में बात करें तो रेल ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और शिप ट्रांसपोर्ट जो है वो। ट्रेड की बात कर लें तो B2B ट्रेड कर लिया, B2C ट्रेड कर लिया, इंटरनेशनल ट्रेड कर लिया, ठीक है ना। तो ये सब का सब जो है वो सर्विस सेक्टर के अंदर आता है, ठीक है। चले भाई, असल में सर्विस सेक्टर का सिंपली अगर मतलब बताऊं तो उसमें सर्विसेज और ट्रेड को प्रोड्यूस करना है। प्राइमरी सेक्टर में रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करना है, मैन्युफैक्चरिंग यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज में मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो है वो जनरेट करना है, और टर्जरी एक्टिविटी के अंदर ट्रेड एंड सर्विसेज को जनरेट करना है, उनको पैदा करना है, ठीक है, इन सिंपल मैनर। चलें भाई, आगे बात करते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द टर्जरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर की बात करूं, दोनों इक्वली है, ठीक है। तो अगर मैं सर्विस सेक्टर बोलूं तो भी आप समझ लेना मैं टर्जरी सेक्टर के बारे में बात कर रहा हूं, या फिर मैं टर्जरी सेक्टर बोलूं तो समझ लेना मैं सर्विस सेक्टर के बारे में बात कर रहा हूं, दोनों सेम ही है, ठीक है। कान चाहे यूं पकड़ लो और कान चाहे ऐसे पकड़ लो, है ना, दोनों में कान ही पकड़ना है, ठीक है, लेकिन दोनों का एक साथ नहीं पकड़ना है, ठीक है ना। चलो, द टर्जरी एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू द सर्विस सेक्टर, ठीक है ना। फर्स्ट, द मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर गेट द एम्प्लॉयमेंट इन द टर्जरी सेक्टर एंड अ मॉडरेट proportion in the employed in the secondary sector in a developed country, ठीक है ना। The include the both production and exchange, ठीक है ना। प्रोडक्शन किसका कर रहे हैं, सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक्सचेंज किसका कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, इंटरनल ट्रेड कर रहे हैं। द प्रोडक्शन इंक्लूड द प्रोविजन ऑफ द सर्विसेज, आउटपुट डायरेक्टली मेजर्ड इन द टर्म ऑफ द वेजेस एंड सैलरीज, क्या मिल रहे हैं, वेजेस मिल रहे हैं और सैलरीज मिल रही है, मुझे काम करने की सैलरी मिल रही है, वेजेस मिल रहा है, भत्ते मिल रहा है, ठीक है ना। ये तो एक्सचेंज इन्वॉल्व द ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है ना। एक्सचेंज में कौन इन्वॉल्व है भाई, सामान जाएगा बिकेगा तो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, मुझे इतना सामान भेज दो, ईमेल कर दिया, इतना सामान ट्रक से आ गया, एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। द प्रोवाइड कमर्शियल आउटपुट सर्विसेज, बड़े स्तर पर ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन करना। स्पेशलाइज्ड स्किल आर इन्वॉल्व, जैसे मैं टीचर हूं तो मुझे ग्रेजुएशन करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, बीएड करना है, नेट करना है, इंजीनियर है तो उसके पास बीटेक की डिग्री है, बिजनेस एग्जीक्यूटिव है तो उसके पास एमबीए की डिग्री है, ठीक है ना, वकील है तो उसके पास लॉ की डिग्री है, डॉक्टर है तो उसके पास एमबीबीएस की डिग्री है, स्पेशलाइज्ड लोग जो चाहिए, ठीक है ना। चले भाई, अब ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो इन सब पार्ट्स में बटा है। अगर हम ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें, क्योंकि हमने सर्विस सेक्टर को 4 पार्ट में जो है वो डिवाइड किया, इंपॉर्टेंट ट्रेड की बात करें, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और सर्विसेज, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करते हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स में 2 तरह की इंपॉर्टेंट मार्केट है, एक होलसेल मार्केट और एक रिटेल मार्केट है। समझना इस चीज को, होलसेल और रिटेल, थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी। होलसेल का मतलब थोक व्यापारी और रिटेल का मतलब फुटकर व्यापारी, जिनसे हम रोजाना मिलते हैं
आपके पड़ोस की शॉप, आपके पड़ोस का सुपरमार्केट, आपको मोहल्ले में सब्जी बेचने वाला आदमी, ठीक है ना, वो सब रिटेलर्स हैं, ठीक है ना। और होलसेलर से डायरेक्ट कंज्यूमर जो है वो कनेक्ट नहीं करता। होलसेलर्स जो होता है वो कई सारे रिटेलर्स को अपना सामान बेचता है। इसकी चेन ऑफ रिएक्शन अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले इस डिवीजन को हम लोग देख लेते हैं। तो होलसेलर्स जो है वो अर्बन सप्लाई हाउसेस एंड रूरल मंडीज, रूरल के अंदर जो गांव होता है जहां पर बड़े स्तर पर खरीद फरोख्त होती है, ठीक है ना, बाय एंड सेल होता है, उसे मंडीज कहते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश में भी मंडी ही बोलते हैं, ठीक है। अब रिटेल की अगर हम बात करें तो अर्बन रिटेलर्स 4 पार्ट बटा है। चेन स्टोर्स, मेल ऑर्डर मतलब टेलीफोन एंड इंटरनेट, ठीक है ना, मतलब सूचनाओं को देना, या तो आप टेलीफोन के जरिए सूचनाएं देंगे या इंटरनेट के जरिए सूचनाएं देंगे। कन्वीनियंट शॉपिंग सेंटर नियर अबाउट जो भी आपके पास हो, ठीक है। एनपीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें गेहूं वगैरह मुफ्त मिलता है, कहता है ना 80 करोड़ लोगों को जो है फ्री में जो है वो गेहूं वगैरह मिलता है, ठीक है, ग्रॉसरीज मिलती है। साथ में रिटेल की बात कर ले रूरल सेक्टर के अंदर तो पीरियोडिक मार्केट स्टोर एंड स्ट्रीट पेडलिंग, और साथ के अंदर ही यहां पर भी आप कर लें, यहां पर भी कर ले पीडीएस। गांव में भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज होती है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है वीकर सेक्शंस को, ठीक है ना, फ्री के अंदर अनाज देती है, दालें देती है, तेल देती है खाने का, ठीक है। तो आप पीरियोडिक मार्केट स्टोर्स अगर बात कर लो तो जो पीरियोडिक मार्केट लगते हैं वीकली, 2 दिन में, 3 दिन में, आपने सुना होगा ना बुध बाजार, गुरु बाजार, शुक्र बाजार, रवि बाजार। दिल्ली में ऐसे कई सारे आप मार्केट देखेंगे। गांवों के अंदर भी, कई गांवों के अंदर 2-3 गांवों के बीच में एक बड़ा सा मार्केट लगता है जहां पर लोग खरीद जाते हैं। आजकल इन मार्केट का, पीरियोडिक मार्केट का चलन, आजकल ही नहीं, मैं कहूंगा पिछले 30 सालों के अंदर अगर हम देखें तो पीरियोडिक मार्केट का चलन बहुत बड़ा है। आप देखोगे दिल्ली में, आप बॉम्बे में देखोगे, आप जयपुर में देखोगे, ऐसे गुरु बाजार, शुक्र बाजार, शनि बाजार, जहां पर लोग आते हैं और अपना माल बेचते हैं। एक तरह से मेला जैसा बढ़ जाता है। वहां पर सब्जियां मिलती हैं, कपड़े मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मिलता है, ठीक है ना, बहुत सस्ती कीमत पे मिलता है, ठीक है ना। उन्हें पीरियोडिक मार्केट्स कहते हैं, जो रेगुलर नहीं लगते, पीरियोडिक बेसिस पे लगते हैं। सप्ताह में 2 दिन लग गए, या 2 सप्ताह में 1 बार लग गए, या महीने में 1 बार लग गए, ठीक है ना, ओके। और स्ट्रीट पैडलिंग के मतलब जो साइकिल्स के ऊपर, रेडियो के ऊपर माल बेच रहे हैं उसे स्ट्रीट पैडलिंग कहते हैं। साथ में पीडीएस की बात करें, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दुकानें होती हैं गवर्नमेंट की जो आपको बहुत कम रेट पे या मुफ्त में आपको जो है वो आपके लिए गेहूं, चावल, दालें और खाना बनाने के लिए तेल जो है, सरसों का तेल, सूर्यमुखी का तेल, ये सब देती है, ठीक है। तो ये जो है 2 पार्ट में बटा हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट होलसेल एंड रिटेलर्स, 2 है। होलसेलर जो होता है डायरेक्ट कंज्यूमर से कनेक्ट नहीं होता, जैसे मैं कंज्यूमर हूं, आप जब भी सामान खरीदने जाओगे तो आप रिटेलर की शॉप पे जा रहे हो, न कि होलसेल। लेकिन आपको 1 लाख टूथपेस्ट लेना है तो आप होलसेलर के पास जाओगे, रिटेलर के पास नहीं जाओगे। रिटेलर के पास में थोड़ा महंगा पड़ेगा, होलसेलर के पास में थोड़ा सस्ता पड़ेगा। कैसे पड़ेगा मैं आपको ये चेन रिएक्शन बताता हूं, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सा चेन रिएक्शन है ये, ठीक है ना, ये बहुत ही सिंपल सा चेन रिएक्शन है, ये देखिए आप, ठीक है ना। अगर हम बात करें रॉ मटेरियल, सबसे पहले रॉ मटेरियल बनेगा, खेतों से रॉ मटेरियल आया, माइनिंग से रॉ मटेरियल आया, फिशिंग से रॉ मटेरियल आया, फॉरेस्ट से रॉ मटेरियल आया। रॉ मटेरियल कच्चा माल, गेहूं कच्चा है, मान लो गेहूं से अपन एक उदाहरण ले लेते हैं, वीट खेत से कटा, सप्लायर के पास आया, ठीक है ना, सप्लायर ने इसे एक फैक्ट्री को बेचा, फैक्ट्री ने ब्रेड बना ली, ब्रेड बना करके डिस्ट्रीब्यूशन को दे दी, डिस्ट्रीब्यूशन ने रिटेलर्स को दे दिया, रिटेलर से कंज्यूमर। यहां पर ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है यही होलसेलर है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है यही होलसेलर है, ठीक है ना। ये कई सारे रिटेलर्स को जो है अपना माल बेचता है, कई सारे रिटेलर्स को अपना माल बेचता है। तो सबसे पहले माल आया, कच्चा माल एक जगह इकट्ठा हुआ, फिर इसने फैक्ट्री को बेच दिया। ये आड़तिया है बीच में, गांव में इसको आड़तिया बोलते हैं, ठीक है ना, मंडीज बोलते हैं। उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन बन करके माल होलसेलर के पास है, होलसेलर ने कई सारे रिटेलर्स को जो है माल बेचा, और फिर रिटेल शॉप पर जाकर के आपने जो है माल खरीद लिया इन सिंपल मैनर। आपके पड़ोस की दुकान रिटेल शॉप है, आपके पास एक बड़ा सुपरमार्केट है, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे सुपरमार्केट की अगर हम बात कर लें, बिग मार्केट, जियो मार्केट, रिलायंस फ्रेश, ठीक है ना, कई सारे इस तरह के, स्पार, ठीक है ना, और भी आपके उस तरह लोकल में डी मार्ट, वी मार्ट, कई चलते हैं इधर रिटेलर्स, ठीक है ना, ओके। फिर वो कंज्यूमर, ठीक है ना। तो फैक्टर मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर होता है भाई, ठीक है। या फिर इससे नहीं समझ में आया हो तो एक और है, यहां से समझ लो। यहां पर रॉ मटेरियल आया, रॉ सोर्सेस प्राइमरी सेक्टर से, यहां पर तैयार हुआ माल, यहां से तैयार होकर यहां गया होलसेलर के पास में, तैयार माल यहां गया, यहां से ये माल रिटेलर्स के पास आया, रिटेलर्स से इसको कंज्यूमर को बेच दिया, और यहां कच्चा माल आया, रॉ मटेरियल यहां आया। रॉ मटेरियल कहां से आया? प्राइमरी सेक्टर से आया। प्राइमरी सेक्टर कौन सा है अपना? जहां पर एग्रीकल्चर हो रही है, जहां पर माइनिंग हो रही है, जहां पर फॉरेस्ट्री से जो है रॉ मटेरियल आ रहा है, जहां पर फिशिंग से रॉ मटेरियल आ रहा है, जहां पर हॉर्टिकल्चर से रॉ मटेरियल आ रहा है, ठीक है ना, जहां पर क्वारलिंग से रॉ मटेरियल आ रहा है, पेस्टोलिज्म से रॉ मटेरियल आ रहा है, गैदरिंग से रॉ मटेरियल आ रहा है, ठीक है ना। वो यहां बनकर तैयार होगा,
तैयार माल यहाँ बिकेगा, ये माल फिर यहाँ रिटेलर्स लेगा इसको, फिर कंज्यूमर पे आ जाएगा। डायरेक्ट होलसेलर टू कंज्यूमर डील नहीं होती, क्योंकि बल्क में माल बेचते हैं। किसने बेचते हैं? मैन्युफैक्चर एंड दे सेल देम टू रिटेलर्स फॉर द बल्क क्वांटिटीज, है ना, हजारों किलो में होता है माल। मैं अगर एक रिटेलर हूं और मेरी एक शॉप चलती है किराना की बहुत बड़ी, तो मैं क्या करने वाला हूं? मैं होलसेलर से लूंगा 10,000 किलो दाल। कंज्यूमर 10,000 किलो दाल थोड़ा ना, क्योंकि एक सीधा सा सिस्टम है कि होलसेलर से जितनी बड़ी क्वांटिटी में माल खरीदते हो, उसकी रेट ऑफ कॉस्ट उतना ही कम हो जाता है, इन सिंपल मैनर। ठीक है, चले आ जाए, अब हम देखते हैं और पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। ठीक है, आ जाए, चले। अब ट्रेड एंड कॉमर्स क्या है? द ट्रेड इज एसेंशियल बाय एंड सेलिंग द आइटम ऑफ प्रोड्यूस। जो मैंने आपको शुरुआत में बोला, खरीदना और बेचना जो है ट्रेडिंग है। कुछ खरीदा, कुछ बेचा, ठीक है ना। ऑल दिस सर्विसेज, रिटेल एंड होलसेल ट्रेडिंग और द कॉमर्स आर स्पेशली इंडीड फॉर द प्रॉफिट। भाई सीधी सी बात है, धंधा क्यों किया जा रहा है, बिजनेस क्यों किया जा रहा है? चाहे वो होलसेलर बिजनेस हो, चाहे रिटेलर बिजनेस हो, कुल मिलाकर के मुनाफा ही कमाना है। भाई कुल मिलाकर के मुनाफा ही तो कमाना है। भाई हम इन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्यों कहते हैं? प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, या फिर टर्जरी या क्वार्टनरी एक्टिविटीज को, कि कुल मिलाकर के इनकम हो जाए, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। सिंपल मैनर में कहते कि नहीं कहते हैं? सोच के देखो, नौकरी क्यों करते हो? पैसे के लिए। सर मैं तो देश सेवा के लिए करता हूं। वो एक कारण हो सकता है, वो बहुत सारे रीजंस में से एक रीजन हो सकता है, लेकिन वही रीजन सबसे बड़ा नहीं है। ठीक है ना, ओके। तो यहां पर जो है असल में इकोनॉमिक एक्टिविटी जब होती है, ठीक है ना, तो असल में इकोनॉमिक एक्टिविटी जो की जा रही है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो इनकम के लिए की जा रही है। ठीक है ना, और ये इनकम कैसे होगी? ये ट्रेड प्रोड्यूस करके होगी या फिर सर्विस दे करके होगी। ठीक है ना, और ट्रेड और सर्विसेज दोनों के दोनों टर्शरी सेक्टर के अंदर काउंट होता है। ठीक है, इन सिंपल मैनर, है ना। द स्पेशलाइज द इंडीड द प्रॉफिट, और प्रॉफिट के लिए काम हो रहा है। द टाउन्स एंड सिटीज वेयर द ऑल दिस वर्कर्स प्लेस आर नोन एज अ ट्रेडिंग सेंटर। और जहां पर ये बाइंग और सेलिंग होती है वो सब ट्रेडिंग सेंटर्स हैं। ये ट्रेडिंग सेंटर्स दो पार्ट में बटे हुए हैं। शहरों में अर्बन ट्रेडिंग सेंटर्स और गांवों में रूरल ट्रेडिंग सेंटर्स, जिन्हें मंडीज भी कहते हैं गांवों में। ठीक है, चलें भाई। तो द ट्रेडिंग सेंटर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, द रूरल मार्केटिंग सेंटर्स is the mandis and the urban marketing centers, like बड़े बड़े जो हैं वो सेंटर्स, बड़े 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 मॉल्स बने हुए होते हैं। ठीक है ना, सुपरमार्केट्स होते हैं। तो इस तरीके से, ठीक है ना, देखें तो ये एक रूरल मार्केटिंग सेंटर है। देख रहे हो आप, है ना, गाँव में जाते हो मंडी में, है ना। आज पापा जो हैं वो कस्बे में गए, आज पापा मंडी में गए। जो किसान बच्चे होंगे जो देख रहे होंगे, है ना, जाते हैं ना, अपने गाँव के पास में एक तहसील हेडक्वार्टर होता है, वहाँ पर जाता है। ठीक है ना, अपने गांव से थोड़ा बड़ा गांव होता है, और वहाँ पर वो जो सब कुछ सामान मिलता है, पापा ये लेके आए जा करके। जैसे पंचायत देखा होगा आपने प्रोग्राम, है ना, तो वो फुलेरा गांव के पास में एक गांव है। ठीक है ना, वहाँ पे सब लोग जाते हैं समोसा वमोसा खाने के लिए, कुछ खरीदने के लिए। ऐसे तो इज द मंडीज, इज द रूरल मार्केटिंग सेंटर्स एंड द अर्बन मार्केटिंग सेंटर, बड़े बड़े, ठीक है ना, जो है वो सुपर मार्केट टाइप जो है वो बने हुए हैं, जहाँ पे ट्रेडिंग एंड बाइंग एंड सेलिंग होती है। ठीक है, चले भाई। तो यहाँ पर अगर बात करें रूरल मार्केटिंग सेंटर के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें, दीज प्रोवाइड सर्विसेज टू द नियर बाय रूरल सेटलमेंट्स। ठीक है ना, यहाँ पर एक जो है तहसील हेडक्वार्टर है, एक टाउन है, उसके आसपास बहुत सारे गांव हैं। ठीक है ना, राजस्थान में इनको तहसील बोलते हैं, इन टाउन्स को तहसील, इसलिए मैं तहसील हेडक्वार्टर बोल रहा हूँ, जहाँ पे तहसीलदार बैठता है, एसडीएम बैठता है। ठीक है, ओके। दिस प्रोवाइड सर्विसेज टू द नियर बाय रूरल सेटलमेंट्स, नियर बाय जितने भी रूरल सेटलमेंट्स हैं। ठीक है ना, अलग अलग तरह के रूरल सेटलमेंट्स होते हैं, छोटी ढाणियाँ, छोटे गांव, बड़े गांव हो सकते हैं। ठीक है, दीज सेंटर्स आर द क्वाजी अर्बन सेंटर्स, अपरेंटली द अर्बन सेंटर्स। ठीक है ना, क्वाजी अर्बन है, तो ये जो टाउन है ये ना तो शहर है ना गांव है, बीच का, तो क्वाजी अर्बन है, अर्ध शहरी है। अर्ध शहरी का मतलब क्या हो गया सर? क्वाजी अर्बन का मतलब क्या होगा? पूरा शहर नहीं है, जो शहर में सर्विसेज मिल सकती है वो नहीं है। यहां पर अपोलो हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन छोटा एक क्लिनिक है। यहां पर BMW का शोरूम नहीं है, लेकिन यहां पर एक छोटा आपको जो है वो मारुति का एक सेलर मिल जाएगा, जो अगर आपको गाड़ी की जरूरत है ऑल्टो की तो वो दे देगा आपको। यहां बड़े सुपरमार्केट्स नहीं है, लेकिन यहां पे ज्ञानचंद, मुंगेरी लाल किराना स्टोर है। ठीक है ना, यहां पर रेमंड्स की शॉप्स नहीं है, यहां पर लिवाइस की शॉप नहीं है, लेकिन यहां पर जो है वो छोटी एक कपड़े की दुकान है, जो आपका जानकार उधार में आपको कपड़े देता है। ठीक है ना, इस तरह का जो सिस्टम है, ठीक है, वो है यहाँ पर। ठीक है, द दीज सेंटर्स आर ऑफ द रुडिमेंटरी टाइप ऑफ द बीइंग इन द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट, आर द वेरी बेसिक सेंटर्स। देखा ना, बेसिक सेंटर्स हैं, बिल्कुल देख रहा, बहुत बेसिक टाइप सेंटर है, बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, द पर्सनल एंड द
पर्सनल एंड द प्रोफेशनल सर्विसेज आर नॉट वेल डेवलप्ड हियर, ठीक है ना। पर्सनल आपको वकील नहीं मिलेंगे, डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे अच्छे, ठीक है ना, वेलनेस एक्सपर्ट्स नहीं मिलेंगे, बढ़िया टीचर्स प्रोफेसर्स नहीं मिलेंगे आपको, डेंटिस्ट नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन यहाँ पे कुछ छोटी सर्विसेज जो है वो कंपाउंडर मिल जाएगा इंजेक्शन लगाने के लिए, ठीक है ना, न्यूरो सर्जन नहीं मिलेगा, न्यूरो फिजिसिस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है ना, एमडी नहीं मिलेगा, एमएस नहीं मिलेगा, लेकिन छोटे डॉक्टर्स एमबीबीएस आपको मिल जाएगा, है ना, लेकिन वो स्पेशलिस्ट कैटेगरी का नहीं होगा, ठीक है। चले, दीज सेंटर्स आर प्रोवाइडेड फैसिलिटी फॉर द लोकल कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, ठीक है ना, लोकल लेवल पर जो लोकल कलेक्शन सेंटर्स हैं और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है उनको सर्विस दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, दिस सेंटर्स में भी इंक्लूड मंडीज, होलसेल मार्केट एंड रिटेलिंग एरियाज। होलसेल मंडीज में बड़ी क्वांटिटी माल आता है। होता क्या है कि रॉ मटेरियल जो है वो आ गया आपका एग्रीकल्चर से, ठीक है ना, मान लो गेहूं आ गया, फिर ये जाएगा मंडीज में। मंडीज में यहां पर बैठे होलसेलर्स जिनको बोलते हैं आड़तिया। क्या बोलते हैं? आड़तिया बोलते हैं, आड़तिया बोलते हैं। ये आड़तिया क्वांटिटी में गेहूं खरीद लेगा इनसे। मान लो इस आड़तिया ने 1000 क्विंटल गेहूं खरीद लिया, ठीक है ना, और फिर ये 1000 क्विंटल गेहूं जो है ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में चला गया और फिर यहां से इसकी ब्रेड बनके जो है वो बड़े बड़े शहरों के रिटेलर्स स्टोर्स में चली गई, ठीक है ना। तो यहां पर जो है वो होलसेल मार्केट जो है वो मंडीज, जहां पे आड़तिये बैठते हैं और बड़ी क्वांटिटी में जो है वो डिमांड क्लियर करते हैं, माल खरीदते हैं और फिर उसी माल को वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जो है वो सप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। द सेंटर्स विल प्रोवाइड द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर द डिमांडेड बाय द रूरल पीपल, है ना। दीज आर नॉट लाइक अर्बन सेंटर्स। अर्बन सेंटर जितने बड़े नहीं है, इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतना बड़ा सर्विस नहीं है, लेकिन छोटे स्तर पे जो है रूरल एरियाज को जो है सेटिस्फाई करता है जितनी उनकी जरूरत है उसके मुताबिक, ठीक है। इसलिए क्वाजी अर्बन एरियाज हैं, ठीक है। तो रूरल मार्केट जो है वो क्वाजी अर्बन एरियाज है ना, ठीक है। क्या क्वाजी अर्बन एरिया, यहां पर इस बात को ध्यान रखना, क्वाजी अर्बन एरियाज, ठीक है। अब बात करते हैं पीरियोडिक इन रूरल एरियाज। वैसे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के पीरियोडिक मार्केट केवल रूरल एरिया में निकाल रही है, लेकिन पीरियोडिक मार्केट बड़े बड़े शहरों में भी लग रहा है ना, टॉप क्लास मेट्रोपॉलिटन्स में भी लग रहा है, मेगा सिटीज में भी लग रहा है। अब तो ये समझ में आ रही है, मिलेनियन सिटीज में भी लग रहे हैं ये तो, ठीक है ना। तो ये अब क्योंकि एनसीईआरटी ने सिर्फ इसी को शामिल किया है द पीरियोडिक रूरल मार्केट के अंदर, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बड़े बड़े दिल्ली, बॉम्बे, जयपुर, ठीक है, जैसे बड़े शहरों के अंदर भी जो है वो आपके जो है पीरियोडिक मार्केट लगते हैं जो कि वीकली होते हैं। अब कहते हैं गुरु बाजार जाएंगे, वहाँ पर भटूरे बहुत अच्छे मिलते हैं, वहाँ पर सब्जियाँ सस्ती मिलती हैं, ठीक है ना। तो लग गए जैसे छतरपुर के अंदर बहुत सारे इलाके जहाँ पर बुध बाजार लगता है, ठीक है ना, रवि बाजार लगता है, ठीक है ना। दिल्ली के अंदर भी ऐसे बहुत सारे, जयपुर में हमारे घर के पास ही जो है वो मंगल बाजार लगता है, मंगलवार के दिन लगता है बस, ठीक है ना। बाकी और दुकानें हैं वहाँ पर माइंड, लेकिन मंगल बाजार जो वहाँ पर पूरी भीड़ आ जाती है, वहाँ पे बहुत सारे एक्टिव खाने पीने के सामान होते हैं, सब्जियाँ होती हैं, सस्ती दालें होती हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, कपड़े होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्जर वगैरह, मोबाइल्स वगैरह होते हैं सस्ते, ये सब वहाँ पर बिकने के लिए आते हैं, ठीक है। तो उन्हें पीरियोडिक मार्केट कहते हैं, जो कि पीरियोडिकली रेगुलर नहीं लगते, वीक में 2 दिन, 2 वीक में एक बार, 3 वीक में एक बार। आई थिंक आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे इस चीज को, ठीक है ना। तो दीज आर द ऑर्गेनाइज्ड दोस प्लेसेस वेयर नो रेगुलर मार्केट इन फाउंड, दीज आर द ऑर्गेनाइज्ड एट अ डिफरेंट टाइम ऑफ इंटरवल, द पीपल कम दीज द वीकली एंड बाई वीकली, 2 साप्ताहिक या 2 सप्ताह में एक बार, ठीक है। द मार्केट फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया टू द मीट देयर टेम्परली ब्यूरोक्रेटिकली डिमांडेड, ठीक है ना, जो टेम्परली डिमांडेड होती है उनको फुलफिल करता है। दीज मार्केट आर द शेड्यूल्ड फॉर द स्पेसिफिक डेट्स एंड द मूव फ्रॉम द एरिया टू एरिया, है ना। आज बुध बाजार यहाँ लग गया, फिर वही बुध बाजार जो है रवि बाजार के रूप में कहीं और लग जाएगा, तो ये लगातार अपनी जगह बदलते रहता है, ठीक है। Next, it's keep the shopkeepers by all type of year round as they serve a large area by the movement। अलग अलग जगहों पे, जैसे मान लो कोई एक गांव है, इस गांव का नाम है राधेपुर, ठीक है ना, राधेपुर इस गांव का नाम है, इसका गांव है कासिमपुर, ठीक है ना, कासिमपुर इस गांव का नाम है। तो राधेपुर में बुध बाजार को बुध को लगा और कासिमपुर के अंदर ये मार्केट जो है ये शुक्रवार को लग गया, ठीक है ना, फ्राइडे को लग गया, ओके। तो ऐसे लगातार साइकिल में चलते रहते हैं, अलग अलग गाँवों के अंदर ये लगते रहता है, ठीक है, सिंपली। अब बात करते हैं अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स, बड़े बड़े जो हैं वो बड़े बड़े मॉल्स के अंदर बड़े बड़े अर्बन सेंटर्स होते हैं, ठीक है ना, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके बारे में बातचीत कर लेते हैं यहाँ पर। तो urban marketing centers, the urban marketing centers have the following the characteristics. These centers provide a more specialized urban services. This market provide the both ordinary as well as the specialized goods and services required by the people. आम चीजें मिलती हैं और स्पेशलाइज्ड चीजें भी मिलती हैं, आप कुछ भी खरीद सकते हैं जो आपकी इच्छा है, ठीक है ना। दे ऑफर मैन्युफैक्चर्ड, कुछ भी खरीदे मतलब परमाणु बम
एटॉमिक बम और हथियार नहीं ले सकते आप राफेल नहीं खरीद सकते हैं यहाँ पे, लेकिन बाकी जो जरूरत का सामान है चाहे वो कितना भी स्पेशलाइज का मतलब कि आपको यहाँ पर न्यूरो फिजिशियन मिल जाएगा, आपको बड़े वकील्स मिल जाएंगे, टेक्नोक्रेट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे सर्विस देने के लिए, ठीक है ना। और आपको यहाँ पे BMW मिल जाएगी, आपको यहाँ पे 50 लाख की वॉच मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये सब स्पेशलाइज सर्विसेज, ठीक है। दीज ऑफर द मैन्युफैक्चर गुड्स एज वेल एज अ मैनी स्पेशलाइज मार्केट, फॉर एग्जाम्पल द मार्केट फॉर द लेबर हाउसिंग एंड सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। ओके, हाँ नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अच्छा क्या हैंग हो गया बोर्ड, कोई ठीक है। तो डिफरेंट सर्विसेज आर आल्सो अवेलेबल दिस मार्केट लाइक अ सर्विस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, प्रोफेशनल सच एज टीचर्स, लॉयर्स, कंसल्टेंट, फिजिशियंस, डेंटिस्ट, द वेटनरी डॉक्टर मतलब जो जानवरों का इलाज करता है ना, ठीक है ना। वेटनरी डॉक्टर कौन होता है, जो जानवरों का इलाज करता है, ठीक है। चले भाई अब रिटेल ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। तो दो तरह के सेंटर्स हो गए, इज द अर्बन सेंटर्स और आपके रूरल सेंटर्स। अब रूरल सेंटर्स जो हैं आपके मार्केटिंग सेंटर्स या ट्रेडिंग सेंटर्स, वहाँ पर भी आपको होलसेलर और रिटेलर दोनों मिल जाएंगे। होलसेलर्स मतलब जिनका डायरेक्टली कंज्यूमर से कोई रिलेशन नहीं होता, वो रिटेलर्स को अपना माल बेचते हैं, और रिटेलर्स जो कि कंज्यूमर्स को अपना माल बेचते हैं। तो होलसेलर और रिटेलर रूरल मार्केटिंग एरियाज में भी है, साथ में ही अर्बन मार्केटिंग एरियाज में भी है, ठीक है, दोनों के अंदर होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रिटेल ट्रेडिंग। रिटेल ट्रेडिंग का मतलब क्या हो गया, आपके पास चारों तरफ कोई जैसे अगर शेयर की बात कर लें तो आपके सुपरमार्केट्स होंगे, है ना, ब्लिंक सुपरमार्केट्स होंगे, आप ग्रूफर्स है, आपका जो है वो बात कर लें अगर बिग बास्केट का बड़ा स्टोर है, या फिर अपन बात कर लें रिलायंस फ्रेश है, स्पार है, ठीक है, या फिर आपके मोहल्ले की छोटी सी दुकान जो कि किराना स्टोर है, ठीक है ना। ये सब के डी मार्ट है, वी मार्ट, ये सब रिटेलर्स है, ठीक है ना। जो एक रेडी पे सब्जी बेचता होता है, रेडी चलाने वाली, वो भी जो है वो एक रिटेलर है, ठीक है ना, क्योंकि वो मंडी होलसेलर से माल लेके आ रहा है। दिस बिजनेस एक्टिविटी करें इसको retail trading, this business activity is mainly concerned with the direct selling of goods or to the consumers, ठीक है ना। The fixed store retail trading, most of the trading is done by the fixed establishment or stores. These stores are only for the purpose of the selling, सिर्फ सेलिंग का काम करते हैं, बेचने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे ये रॉ मटेरियल आया सप्लायर्स के पास, सप्लायर्स ने फैक्ट्री को माल बेचा, फैक्ट्री ने डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर को दिया, होलसेलर से फिर माल खरीदा रिटेलर्स ने, फिर गया कंज्यूमर के पास में, ठीक है ना। तो इस तरह की सप्लाई चेन है, ठीक है ना। द प्राइमरी मार्केट, तो ये पूरा प्राइमरी मार्केट है, ये सेकेंडरी मार्केट, फिर ये टर्जरी मार्केट, ठीक है ना, और फिर हम कंज्यूमर बन जाते हैं उसके बाद में, ठीक है। चले भाई, यहाँ कोई R&D अगर हो रही है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, बड़े स्तर पे R&D हो रही है, तो फिर क्वार्टरीज एक्टिविटी जो कि सर्विस सेक्टर में आती हैं, या फिर ये वाला बात कर रहा। तो रिटेल फॉर्मेट्स की अगर हम बात कर लें तो मॉल्स, हाइपर मार्केट, इसके एग्जांपल्स हैं हाइपर मार्केट, कैश कैरी स्टोर, सुपर मार्केट, स्पेशल स्टोर, डिस्काउंट स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर, कन्वीनियंस स्टोर्स एंड ई रिटेलर्स, ठीक है ना। ये सब के सब रिटेलर्स हैं। आपके अमेजन ई रिटेलर्स हैं, फ्लिपकार्ट वगैरह ई रिटेलर्स हैं, ठीक है ना। आपके पास सुपर मार्केट है, डिस्काउंट मार्केट है कोई, वो सब ई रिटेलर्स हैं, ठीक है ना। वो सब रिटेलर्स हैं। ई रिटेलर्स मतलब जो आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो। सिंपल समझ में आ गई होगी शायद, आई थिंक आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, आई थिंक अच्छे से समझ चुके होंगे इस चीज़ को, तो बेहतरीन तरीके से, है ना, ठीक है। चलें भाई, ओके। द नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग सेलिंग डन बाय द नॉन स्टोर ऑफ द नॉन फिक्स्ड स्टोर। नॉन फिक्स्ड मतलब ऐसे चल रहा है, डोर टू डोर सर्विसेज कर रहा है। द एग्जाम्पल थ्रू द स्ट्रीट पैडलिंग, है ना, बेचते ना सामान, चूड़िया खरीद लिया आपने जाकर के, फल फ्रूट खरीद लिए, कपड़े भी मिलते हैं हमारे चांदपुर वगैरह मार्केट है जयपुर के अंदर, आपने भी देखे होंगे, कपड़े बेचते हैं ना, परमानेंट जगह नहीं होती, जगह बदलते रहते हैं वो अपनी, ठीक है ना। हैंड क्राफ्ट्स है, ठीक है ना, आपने हैंडीक्राफ्ट्स खरीदे, आपने घोड़े वोड़े होते हैं लकड़ी के बने हुए, है ना, वो बेचते हैं लोग एक जगह इकट्ठे होकर के, ठीक है ना। और ट्रक्स हैं, ट्रक के अंदर ट्रक फूड वगैरह जो है, ट्रक्स में सामान बेचते हैं, कपड़े बेचते हैं लोग, ठीक है ना। आजकल तो अचार वगैरह भी बेचते हैं, गुड़ भी बेचते हैं, ड्राई फ्रूट्स बेचते हैं, ठीक है। डोर टू डोर सर्विसेज होती है ना, साबुन ले लो, कपड़े ले लो, आते ना, कालीन ले लो, साड़ियाँ ले लो, ठीक है ना। ओके, द मेल ऑर्डर्स हो गए आपके, ठीक है ना। मेल ऑर्डर मतलब आपकी चिट्ठियाँ वगैरह हो गई, आपकी टेलीफोन, ठीक है। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स हो गई जिसमें आपने 10 रुपये डाले और आपकी डेयरी मिल्क बाहर निकल गई, होती है ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स, देखी होंगी आपने, ठीक है ना। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स देखी होगी, ठीक है। अब है होलसेल ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। होलसेल ट्रेडिंग जो है वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से कनेक्ट होता है। ये हो गया रॉ मटेरियल, फिर ये हो गया आपका सप्लायर,
ये हो गया आपका मैन्युफैक्चरर, और ये हो गया आपका होलसेलर, और ये हो गया आपका रिटेलर, और ये अंत में हम लोग आ गए कंज्यूमर्स। ठीक है ना, तो इस तरह से चेन चलती है। तो होलसेलर्स जो बड़े बल्क में मात्रा में लेता है सामान, उसको होलसेलर कहते हैं। रिटेलर जो पाव भर दाल, 100 ग्राम दाल, 20 ग्राम दाल, 50 किलो दाल बेचता है। आप किसी रिटेलर के पास जाके बोलोगे मुझे 10,000 किलो दाल चाहिए, हाथ खड़े कर देगा, नहीं भाई साहब मैं नहीं दे सकता, इतनी दाल मेरे पास नहीं पड़ी। हाँ मेरे पास 200 किलो दाल पड़ी है, लेकिन 10,000 किलो दाल मेरे पास नहीं पड़ी। ठीक है ना, 10,000 केजी मेरे पास नहीं। आप होलसेलर के पास जाओ, वो देगा आपको। ठीक है ना, वो कर सकता है अफोर्ड, हम नहीं कर सकते। और फिर वो ये भी बोलेगा कि हमसे आपको महंगी पड़ेगी। ठीक है ना, आप होलसेलर के पास जाओ, वो आपको सस्ते में देगा ये। ओके, चलो। इट इज द बल्क बिजनेस विच इज डन थ्रू अ नंबर ऑफ द इंटरमीडिएट मर्चेंट्स एंड सप्लाई हाउसेज एक्सपर्ट रिटेल स्टोर्स। ठीक है ना, ओके। द बल्क बिजनेस, मर्चेंट, बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चरर से बड़ा माल खरीदते हैं, वो होलसेलर्स हैं। इन दिस टाइप ऑफ द ट्रेडिंग सम लार्ज स्टोर एंड चेन स्टोर आर एबल टू बाय डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग। कुछ जो है जो बहुत लार्ज स्टोर या चेन स्टोर्स हैं, जैसे अपन बात कर लेते हैं वॉलमार्ट की बात कर लेते हैं, तो हो सकता है कि वो ले लें, लेकिन ये मतलब ये बहुत कम है। वॉलमार्ट हर जगह काम थोड़ा ना कर रहा है, हर जगह काम नहीं कर रहा वॉलमार्ट। ठीक है ना, ओके। तो वो ले सकते हैं मैन्युफैक्चरर से सीधा माल, बाकी नहीं। ठीक है ना, ओके। तो ये आपका मैन्युफैक्चरर हुआ, ये होलसेलर हुआ, रिटेलर हुआ, फिर कंज्यूमर हुआ। ठीक है ना, ओके। फिर द मोस्ट ऑफ रिटेल स्टोर ओबीडियंट देयर सप्लाई फ्रॉम एंड द इंटरमीडिएट सोर्सेज लाइक ए सप्लायर एंड होलसेलर्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर्स। द मैनी ए टाइम द रिटेलर्स गेट एक्सटेंड क्रेडिट फ्रॉम द होलसेलर्स टू सच एज द एक्सटेंड दे आर द ऑपरेट मेनली ऑन द होलसेलर्स कैपिटल। ठीक है ना, उधार में माल ले लेते हैं रिटेलर्स। जैसे मान लो कि मेरे एक छोटा सा मैं डिपार्टमेंटल स्टोर चलाता हूँ, तो रिटेलर होलसेलर से मैं उधार में लेता हूँ माल, और जब मैं पैसे कमा लेता हूँ उसको बेच करके, तो फिर मैं होलसेलर को पैसा चुका देता हूँ। तो हमेशा मेरी क्रेडिट जो है वो बनी रहती है वहाँ पर। ठीक है, मोर स्टोर, अब कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर वेयर द फर्स्ट ऑफ द लार्ज स्केल इनोवेशन इन रिटेलिंग, जिसके अंदर कुछ लोग मिलकर के कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स खोलते हैं। और कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स जो होते हैं, जैसे मोदी ब्रांड आता है, ठीक है ना, एक एमवे ब्रांड आता है, ऐसे कई सारे ब्रांड चलते हैं, उनके मेंबर ही वहां पर सामान खरीद सकते हैं। ठीक है, ओके। हर तरह का मिलता है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स आपके आसपास शहरों में होता है। दे गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द अथॉरिटीज टू डिपार्टमेंटल हेड फॉर द परचेजिंग ऑफ द कमोडिटीज एंड फॉर द ओवरसीइंग द सेल इन द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द स्टोर्स। ठीक है ना, जो चेन स्टोर डायरेक्टली द गुड्स टू बी मैन्युफैक्चरर, वॉलमार्ट वगैरह चेन स्टोर्स हैं। ठीक है ना, वो होलसेलर्स नहीं है। करते क्या है, वो मैन्युफैक्चरर सीधा माल लेता है और अपने अलग अलग स्टोर्स पे उस माल को भेज देता है, और वहां से आप जाके उस माल को ले सकते हो। तो इसलिए वॉलमार्ट वगैरह और सस्ते पड़ते हैं। इसलिए कहते हैं कि भाई जब वॉलमार्ट इस देश में आ रहा था तो कह रहे थे वॉलमार्ट को मत लेके आओ, इससे होलसेलर्स का और रिटेलर्स का बिजनेस खराब कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि डायरेक्ट ये मैन्युफैक्चरर से लेगा, उसको मैन्युफैक्चर की भी जरूरत नहीं है। ये डायरेक्ट जो किसान जो गेहूं उगा रहा है, ठीक है ना, उससे गेहूं खरीद लेगा और अपनी मैन्युफैक्चरिंग लगा करके ब्रांड बना लेगा अपने ब्रांड से, क्योंकि ये बहुत बड़े होते हैं साइज में चेन स्टोर्स वाले। जैसे अपन रिलायंस फ्रेश की बात करें, चेन स्टोर, तो रिलायंस फ्रेश को जो है कुछ कमोडिटीज के अंदर, कमोडिटीज मतलब कंज्यूमर गुड्स जो है, कुछ कमोडिटीज में इनको होलसेलर की जरूरत पड़ती है, डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत पड़ती है, नहीं तो ये डायरेक्ट ही जो है मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीदते हैं, तो इनको सस्ता पड़ता है। पर कहते हैं ना भाई यहाँ तो दाल 120 रुपये किलो है, लेकिन रिलायंस फ्रेश के अंदर 110 रुपये किलो है, तो उसने वो मार्जिन हटा दिया वहां से। ठीक है ना, तो ये होता है कई बार कुछ बड़े स्टोर, हर चेन, और चेन स्टोर हर गांव में नहीं होता, हर कस्बे में नहीं होता, हर शहर में नहीं होता है। वॉलमार्ट हर शहर में क्या नहीं है ना, बड़ा है, बहुत बड़ा, वर्ल्ड वाइड है वॉलमार्ट। ठीक है, चेन द डायरेक्टली द गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिकेशन, दे आर एबल टू परचेज द मर्चेंडाइज एंड मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिकली फॉर द ऑल द स्टोर्स। दे एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड स्पेशलाइज इन द मैनी एग्जीक्यूटिव टास्क। दे हैव द एबिलिटी टू द एक्सपेरिमेंट इन द वन स्टोर एंड अप्लाई द रिजल्ट टू मैनी। एक स्टोर में कोई प्रोडक्ट लेके आया अपना, उसको बेचा, ठीक है ना, और बेचा, जैसे क्रोमा है ना, एक है ना, क्रोमा जो है एक चेन स्टोर है, वो अपने ब्रांड के टीवी, अपने ब्रांड की एसी निकाल रहा है आजकल। एक ब्रांड स्टोर पर अपने उसने अपना एसी रखा, वहां पर लोगों का अच्छा आया फीडबैक, उसने एक्सपर्टीज रख रखे हैं इसके अंदर, स्किल्ड जो है वो MBAs और वगैरह बैठे हैं वहाँ पर, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स वगैरह बैठे हैं प्लानिंग करने के लिए। उस स्टोर पे यार क्रोमा का एसी अच्छा है, तो उसने बाकी स्टोर्स पे भी क्रोमा का एसी लॉन्च कर दिया। तो लोग फिलिप्स का एसी हो गया, या LG का एसी हो गया, या फिर वोल्टास का हो गया, या फिर कैरियर या जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स का एसी हो गया, वो लेने बंद कर दिया। लोगों ने क्रोमा का एसी लेना है, क्रोमा का टीवी लिया है खरीद करके। अरे ये कौन सा ब्रांड है? क्रोमा टाटा का ब्रांड है। समझ में आ रही है बात? तो ये खुद के हिसाब से जो है वो मैन्युफैक्चर को बोल करके जो है वो स्पेसिफाई करवा देते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। ठीक है ना, तो इन्हें चेन स्टोर्स कहते हैं। ओके, तीन तरह के स्टोर और हो गए अपने कोऑपरेटिव स्टोर्स देखे, डिपार्टमेंटल स्टोर देखे, और चेन स्टोर। चेन स्टोर को डिस्ट्रीब्यूटर या फिर होलसेलर की जरूरत नहीं, वो सीधा मैन्युफैक्चरर से अपना माल खरीद लेता है। और कुछ बड़े चेन स्टोर तो कुछ चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग खुद भी करना शुरू कर देता है। ठीक है ना, तो ऐसे मतलब वो बैलेंस करते हैं, कुछ चीज़ें वो होलसेलर से लेंगे, कुछ चीज़ों में वो खुद होलसेलर बन जाएंगे और माल खरीद लेंगे और उसको सब स्टोर में बांट देंगे, और फिर
वो कंज्यूमर जाकर के मुझसे खरीद लेंगे। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन तो अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने मार्केटिंग पढ़ा, अर्बन मार्केट सेंटर्स एंड रूरल मार्केट सेंटर्स, ठीक है ना, इसको हमने पढ़ा। साथ में हमने देखा कि दो तरह के होते हैं, एक होलसेलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं। होलसेल और रिटेलर्स अर्बन मार्केट सेंटर में भी होते हैं, और रूरल और रिटेलर्स और होलसेलर रूरल मार्केटिंग में भी होते हैं। होलसेलर जो होते हैं वो मैन्युफैक्चरर से सीधा सामान खरीदते हैं, और फिर होलसेलर रिटेलर्स को अपना माल बेचते हैं। एक सिंपल प्रैक्टिस है, गांवों में भी होता है, शहरों में भी होता है। लेकिन कुछ चेन स्टोर्स जो हैं वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से अपना सामान खरीद लेते हैं, क्योंकि उनको कई सारे स्टोर्स होते हैं और उनको सस्ते में माल बेचना होता है। तो वो खुद ही या तो मैन्युफैक्चरिंग भी कर लेते हैं, और या साथ में वो मैन्युफैक्चरर से सामान ले लेते हैं और होलसेलर को गायब करते हैं, जिससे कि उनकी जो प्राइस है कंज्यूमर गुड की वो कम हो जाती है। होता है ना कि आप मैगी अगर लोगे, अगर मैगी के आपने 10 पैकेट लिए तो आपको जो है वो आधा किलो दाल फ्री, ऐसा ऑफर चलते हैं ना। कंट्री लाइट देता है ऑफर कि आप 690 रुपए का सामान खरीदोगे तो आपको 1 किलो दाल फ्री, 1 किलो दाल के ऊपर आपको आधा किलो प्याज फ्री, क्योंकि उन्होंने बीच में से होलसेलर को हटा दिया, खुद ही होलसेलर बन गए और खुद ही रिटेलर बन गए, दोनों काम खुद ही करने लग गए। तो ये कम जगह ही होता है, ठीक है ना। ये ट्रेड मार्केट प्रैक्टिस नहीं है। ट्रेड मार्केट प्रैक्टिस क्या है, रॉ मटेरियल आया, मैन्युफैक्चर हुआ, होलसेलर के पास गया, रिटेलर के पास आया, और फिर कंज्यूमर आप और मुझे कंज्यूम कर लेता है। सिंपल मैनर। रेल नेटवर्क, रोड नेटवर्क, वाटर नेटवर्क, एयर नेटवर्क, इनलैंड, ओशनिक, पैसेंजर एंड कार्गो सर्विस। ट्रांसपोर्ट, ट्रेड हमने पढ़ लिया, अब ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट भी जो है एक सर्विस सेक्टर का पार्ट है, और ट्रांसपोर्ट के जो 4 इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो कौन कौन से, रेल, रोड, वाटर एंड एयर। अगर हम इसको पढ़े तो इस तरीके से, इज एयर ट्रांसपोर्ट, इज रोड ट्रांसपोर्ट, इन रेल ट्रांसपोर्ट एंड शिप ट्रांसपोर्ट। और ये सबके सब ट्रांसपोर्ट पैसेंजर में भी काम आते हैं और कार्गो में भी काम आता है। भैया सामान भी लेके जाते हैं, साथ में पैसेंजर को भी सप्लाई करता है। पैसेंजर्स भी जाते हैं एक जगह दूसरी जगह। आपको न्यूयॉर्क जाना है, फ्लाइट में जाओगे, आपका बहुत सारा सामान न्यूयॉर्क जाना है, शिप में जा रहा है। बहुत महंगा सामान है तो फ्लाइट कार्गो के अंदर जा रहा है। तो ये चारों के चारों जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये पैसेंजर भी कैरी करते हैं और कार्गो भी कैरी करते हैं, दोनों की ही सप्लाई करते हैं, है ना। अब सर एक क्वेश्चन उठता है, सर सबसे ज्यादा कार्गो कौन सप्लाई करता है? शिप सबसे ज्यादा कार्गो सप्लाई करता है, क्योंकि वाटर ट्रांसपोर्ट इज चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट। और चीपेस्ट क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, आपको सड़क नहीं बनानी है, आपको मेंटेनेंस नहीं करनी है, समझ में आ गया। लेकिन यहां पर एक क्या है, यहां पर जो पोर्ट्स बनते हैं वो बहुत महंगे पड़ते हैं, बहुत ही स्किल्ड इंजीनियरिंग चाहिए पोर्ट्स बनाने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं रोड ट्रांसपोर्ट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए रोड ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, फॉर कैरी गुड्स एंड फॉर कैरी पैसेंजर्स। शॉर्टेस्ट के लिए, उससे शॉर्टेस्ट मतलब 500, 700, 1000 किलोमीटर के लिए ठीक है। ये 1200, 1500, 2000 किलोमीटर के लिए ठीक है इन कार्गो। 1000 किलोमीटर तक पैसेंजर और 2000 किलोमीटर, 1000 से 1 से लेकर 2000 किलोमीटर तक, 2000 किलोमीटर तक कार्गो जा सकता है इसमें। अब आपको 2000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करना है, पैसे थोड़े कम है आपके पास में, तो आप रेल ट्रांसपोर्ट को यूज करते हो, कार्गो एंड पैसेंजर दोनों। अगर आपका बहुत दूर जाना है आपको और जल्दी पहुंचना है, आपको 5000, 6000 किलोमीटर, आपको लंदन जाना, न्यूयॉर्क जाना, दिल्ली से बैंगलोर जाना है, पैसे आपके पास में, तो अगर आप पैसे खर्च कर सकते हो एयर ट्रांसपोर्ट। अगर आपका सामान बड़ा प्रीशियस है और टूटने वाला है और बहुत महंगा है और आपको जर्मनी उसको भेजना है, तो एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो दैट्स द वे। तो 4 टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जो कि पैसेंजर्स भी कैरी करते हैं और साथ के अंदर जो है वो कार्गो भी कैरी करते हैं। और सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। चलें भाई, ये हो गया। अब यहाँ तक पढ़ लिया अपन ने, अब इससे आगे पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं अंडर 24/7 क्यों, और आप ये वन शॉट क्यों देख रहे हैं। आप मोइन सर का भी वन शॉट देखते हैं, आप अनिता मैम का भी वन शॉट देखते हैं, आप ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे, आप प्रिंस सर का भी जो है वो वन शॉट देते हैं इकोनॉमी के लिए। और आप CUT 24/7 पे क्यों है? इसकी एक वजह है, इसकी वजह है रिजल्ट्स, इसकी वजह है एफर्ट्स, इसकी वजह है कि बच्चा जो है वो अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाए, उसके बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आए, वो एक साइकोलॉजिकल जो उसकी जीत होती है वो हो वहाँ पे 90-95% तक वो मार्क्स ले जाए अपने। 99 भी ले आओ, 100% ले आओ तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी प्लस टू 90-95% मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो एक आपका एकेडमिक्स बहुत अच्छा हो गया। ये चीज़ें आज के समय में जब हम लोग मेरिट पर एग्जाम हमारे क्लियर होते हैं तो नंबर ऑफ जो मार्क्स हैं आपका उनका कोई मतलब नहीं है बच्चों, लेकिन फिर भी एक साइकोलॉजिकल होता है कि हम पढ़े और हमारे एकेडमिक्स में अच्छे मार्क्स हैं, अच्छी बात है, ये हमेशा आपको जो है वो एक कदम आगे रखेंगी। लेकिन साथ में CUET का एग्जाम, अगर आपको DU, JNU, BHU अगर अच्छा कॉलेज चाहिए, और एक अच्छा कॉलेज आपको एक अच्छा करियर देगा, आपकी पर्सनैलिटी को 360 डिग्री बना देगा, और आप देख लो उठा करके पूरे देश और दुनिया के अंदर आगे वही बढ़ा है जिसकी एजुकेशन बहुत शानदार है। और एजुकेशन शानदार
12th बोर्ड्स पे हम करवा रहे हैं आराम से बोर्ड्स में, और फिर CUT में आपके कॉलेज के लेक्चरर और प्रोफेसर आपको तैयारी कराएंगे। फिर वहाँ से आपको जो है वो IAS बनना है, वहाँ से आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, वहाँ से आपको कहीं विदेश पढ़ने जाना है, आपको MBA करनी है, वकील बनना है, फिर वो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि हम अड्डा 24/7 क्यों, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास 100% रिजल्ट है, सबसे ज़्यादा हम रिजल्ट देते हैं, हम आपके साथ एफर्ट करते हैं। आपकी नींद उड़ती है तो हमारी नींद और ज़्यादा उड़ती है। बस हम इतना कहते हैं कि हम आपके लिए 1000 गुना एफर्ट्स करेंगे, और आप अगर हमारे बराबर या हमसे कम भी एफर्ट करेंगे तब भी आपका एग्जाम निकल जाएगा, बस आप हमारे बराबर पढ़ते रहो, ठीक है ना। हम आपके लिए 1000 कदम चलने के लिए तैयार है, हम आपके लिए 24 घंटे जगने के लिए तैयार है। वो इस ह्यूमैनिटीज़ की टीम में चाहे मोइन सर का एफर्ट हो, चाहे नीता मैम का एफर्ट हो, प्रिंस सर का एफर्ट हो, और जब 3 जन एफर्ट करेंगे तो मुझे तो एफर्ट करना ही है, ठीक है ना। क्योंकि कहते हैं ना कि रंग जो है वो आदमी बदल लेता है अपने, ठीक है ना। संगत सार अनेक फल, मानसरोवर झील। संगत जिसकी अच्छी होती है फिर वो आदमी आगे ही बढ़ता है, तो मेरी संगत अच्छी है, ठीक है। तो आप अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करो बच्चों। किसका करो? अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करो, और ये रहा ऐप, ठीक है। साथ में वन शॉट सब टीचर्स के आ रहे हैं, मेरे भी वन शॉट्स आ रहे हैं, इसके लिए आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। ये मैं लेसन नंबर ओल्ड बुक का लेसन नंबर 6 पढ़ा, न्यू बुक का लेसन नंबर 6 पढ़ा रहा हूँ, NCERT 12th का, और ओल्ड बुक का लेसन नंबर 7 पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो वहाँ पर आपको जो है वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर बाकी के वन शॉट और बाकी वन शॉट भी यहीं आने वाले हैं। हम चैप्टर करते हैं पूरा रिकॉर्डिंग मैनर में, और फिर लाइव मैनर में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये आपके लिए एक एफर्ट है, ठीक है। चलें, तो आप ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इतने तो अपन टेक्नो फ्रेंडली हो चुके हैं आज की दुनिया में, ठीक है, या गूगल से। जैसे आप ऐप डाउनलोड करेंगे बच्चों, एक आपके सामने UG PG एंट्रेंस करके आएगा, इसको सिलेक्ट करना। जैसे इसको सिलेक्ट करोगे आप CUT UG को सिलेक्ट करना है आपको। जैसे CUT UG को सिलेक्ट करोगे, CUT आर्ट्स यानी कि ह्यूमैनिटी सिलेक्ट करना है। और आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त स्कीम है हमारे पास में, CUT का एक बैच है, समर्थ 2.0 बैच, जिसमें CUT प्लस बोर्ड्स दोनों की कंबाइंड तैयारी करवा रहे हैं। हम फरवरी मार्च तक जो है वो पढ़ेंगे क्या आपका बोर्ड्स, और उसके बाद में हम स्विच हो जाएंगे CUT के ऊपर। साथ के अंदर ही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप संडे को बैठ करके आपने GT इंग्लिश, GT और लैंग्वेज की क्लासेस ले ली, जो CUT का पार्ट है। तो पूरे साल भर आप GT और इंग्लिश और लैंग्वेज पढ़ रहे हो, जिसमें क्वांट आ गई, रीजनिंग आ गई, GK आ गया, साथ में लैंग्वेज जो भी आपने चूज की हिंदी और इंग्लिश वो आ गई। साथ में भाई डोमेन्स जो है वो तो आप पढ़ ही रहे हो, सब्जेक्ट्स हैं आपके, पॉलिटी पढ़ रहे हो, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, या इकोनॉमी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, जो भी आपने पेयर ले रखा है उसकी तैयारी भी साथ चल रही है। और तैयारी का फायदा क्या है, हम इसी मोड ऑफ में पढ़ा रहे हैं कि 12th में भी अच्छे मार्क्स बन जाए और CUT का बच्चा क्लियर हो जाए, और क्लियर ना हो जाए उसको बड़ा कॉलेज मिल जाए, लड़कियों को मिरिंडा हाउस मिल जाए, ठीक है ना, लेडी श्रीराम कॉलेज मिल जाए, ठीक है ना, हिंदू कॉलेज मिल जाए, करोड़ी मिल जाए, हंसराज मिल जाए, LSR मिल जाए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ कोड लगाएंगे हम, ठीक है। यहाँ लगाएंगे हम कोड वाई सर G20 अप्लाई, इसको अप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। क्या है? वाई सर G20, ये मेरा डिस्काउंट कोड है। इसके फायदे क्या होंगे, और आपको लगभग ये CUT प्लस बोर्ड का जो कोर्स है, इसमें आपको GT प्लस लैंग्वेज प्लस आपको 4 डोमेन वो मिल रहा है। ये आपको लगभग 2100 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, और 9,959 रुपये, 9,959 रुपीज़ का पड़ेगा। सर इसमें क्या कुछ मिलेगा? ये मेरा कोड है, डिस्काउंट कोड है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें क्या मिलेगा, मेरी email ID आपको दूंगा मैं आपकी मेंटरशिप के लिए, yashvardhan.singh@adda247.com, ये मेरी email ID है। इस पे आपको मेंटरशिप मिलेगी। जब आप ईमेल आईडी पे आ जाओगे तो हम कभी बात कर सकते हैं, क्योंकि एक तैयारी में, एक प्रिपरेशन में बहुत सारे साइकोलॉजिकल दबाव झेलता है बच्चा। वो पढ़े कैसे, क्या पढ़े, क्यों पढ़े, समझ नहीं आ रहा है। तो आप हमसे, मैं कहूँगा कि आधी रात को भी एक मैसेज करके, और सुबह हम आपको रिप्लाई करेंगे, और आपको जो पढ़ना है, जो समझना है उसको समझाएंगे, या एक्स्ट्रा एफर्ट्स हम करेंगे। साथ में आपको इसमें डेली लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, प्लस रिकॉर्डेड। जो बच्चा लाइव नहीं देख पाएगा वो रिकॉर्डेड देख लेगा। आपको DPPs डेली मिल जाएंगी, सैंपल प्रैक्टिस पेपर आपको मिल जाएंगे, नोट्स तो आपको हम देंगे, और नोट्स के भी कई सारे फॉर्म, फुल लेंथ नोट्स मिलेंगे, रिवीजन नोट्स मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। साथ में प्रैक्टिस क्लासेस मिलेंगी, प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे, बुक्स हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर, और प्रैक्टिस पेपर है आप लोगों के लिए यहाँ पर। डाउट सेशन 1 to 1, हम डाउट सेशन के अलग क्लासेस लेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट बुक पूरी करवा दी और सेकंड बुक शुरू करा दी, तो फर्स्ट बुक का रिवीजन शुरू कर देंगे अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस में, और डाउट सेशन लेना शुरू कर देंगे, 1 to 1 डाउट सेशंस, ठीक है।
ओके और कोड ये लगाना है YSIRGE20 जिससे कि आप इस मेरी मेंटरशिप और इन सब एफर्ट्स का फायदा उठा सको, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रखी है तो वहां से आप ले सकते हो। चलो ये काम और अपन आगे पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ना हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रांसपोर्टेशन, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे थे। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, ठीक है ना, इसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? द ट्रांसपोर्ट इज अ सर्विसेज और द फैसिलिटी बाय विच पीपल, मटेरियल एंड द मैन्युफैक्चर गुड्स आर द फिजिकली कैरिड फ्रॉम द लोकेशन टू अनदर लोकेशन। भाई लोकेशन ए लोकेशन से बी लोकेशन पे आपको, आप या तो गुड्स पहुंचा दो, सामान पहुंचा दो, या फिर लोगों को पहुंचा दो, वही ट्रांसपोर्टेशन इन सिंपल वे, ठीक है ना। अब ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड, ठीक है ना। और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है? 4 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, रेल, वाटर, एयर और रेल, और बाय रोड, बाय ट्रेन, बाय एयर और बाय शिप। अब यहां पर इन ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस को जो मेजर करते हैं वो 3 तरीके से करते हैं, किलोमीटर डिस्टेंस, टाइम डिस्टेंस एंड कोस्ट डिस्टेंस। किलोमीटर डिस्टेंस जो होता है वो इट इज द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ द रूट लेंथ एंड मेजर्ड इन द किलोमीटर ऑफ माइल्स। भाई दिल्ली से जयपुर 300 किलोमीटर है मान लो, है ना, 290 275। तो इस किलोमीटर डिस्टेंस का मतलब क्या है कि दोनों के बीच में कितनी दूरी है, उसे किलोमीटर डिस्टेंस का। टाइम डिस्टेंस मतलब इस 300 किलोमीटर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, उसे टाइम डिस्टेंस कहते हैं। तभी तो कॉस्ट निकलेगी। टाइम डिस्टेंस इज द टाइम टेकन द ट्रेवल और अ पर्टिकुलर रूट, ठीक है, कितना टाइम लगने वाला है। एंड कोस्ट डिस्टेंस इट इज द कोस्ट टू द एक्सपेंसेस ऑफ द ट्रेवलिंग ऑन द रूट। जब इन तीनों को मेजर कर लेंगे तभी तो अपन जाकर के, मान लो पैसेंजर से अपन किराया लेंगे या किसी बहुत बड़े बल्क की गुड को सप्लाई कर रहे हैं तो उसका रेंट, उसका किराया उसी हिसाब से जो है वो तय होने वाला है। तो 3 तरह के होते हैं, किलोमीटर डिस्टेंस, टाइम डिस्टेंस, और अगर हम बात कर लें तो कोस्ट डिस्टेंस। तो इट इज द एक्चुअली डिस्टेंस ऑफ द रूट, टाइम मतलब कितना टाइम लगेगा, और कोस्ट मतलब कितना पैसा लगेगा इस 300 किलोमीटर के डिस्टेंस को क्रॉस करने में। चले इन द सेलेक्टिंग द मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट द डिस्टेंस इज द डिटरमाइन द फैक्टर द आइसोशोर लाइंस, है ना। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है ना, उससे जो डिस्टेंस इज द डिटरमाइन फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, डिटरमाइन फैक्टर हो जाता है। आइसोशोर लाइंस क्या होती हैं? द ड्रॉ ऑन अ मैप टू द ज्वाइंट प्लेसेस इक्वल इन द टर्म ऑफ द टाइम टेकन रीच दैम। उन्हें आइसोक्रोनल लाइन से करते हैं। जैसे मान लो ये दिल्ली है, दिल्ली से जयपुर और दिल्ली से चंडीगढ़ सेम टाइम लगता है, ठीक है ना। तो ये आइसोक्रोन लाइन से करेक्ट, ये आइसोक्रोन लाइन हो गई, है ना। सेम टाइम लगता है, 3 घंटे, 3.5 घंटे एंड 3.5 घंटे, कोई भी जगह हो सकती है इसमें से, मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आइसोक्रोन लाइन क्या होती है? क्वेश्चन पूछता है, सीयूटी और बोर्ड्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, द ड्रॉन ऑन अ मैप टू जॉइन प्लेसेस इक्वल इन द टर्म ऑफ द टाइम टेकन टू रिच दैम, ठीक है ना। ओके अब बात करते हैं फैक्टर इफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट। द फैक्टर इफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट डिमांड द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस द डिमांड ऑफ फॉर द ट्रांसपोर्ट। द बिगर द साइज ऑफ द पॉपुलेशन द हायर इज द ट्रांसपोर्टेशन डिमांड। इसलिए तो बहुत बड़े बड़े अपने देश में भी और पूरी दुनिया में बहुत बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं, बहुत सारे जो है वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बन रहे हैं, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है, जो बढ़ती हुई जो पॉपुलेशन उसकी ट्रांसपोर्टेशन की डिमांड को फुलफिल किया जा सके। Routes. This depend on the following factors: location of the cities, town and village, industrial center and raw material, pattern of the trade between them, ठीक है ना, native of the landscape between them, type of the climate, funds available for the overcoming problems, the network, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो है डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर। लोकेशन क्या है? अगर लोकेशन जयपुर से न्यूयॉर्क की है और सामान 20,000 टन है तो मैं शिप से भेजूंगा उसको। लोकेशन जयपुर और लंदन की और सामान है 6 किलो सोने का मटेरियल बना करके भेजना है, अच्छी अच्छी मूर्तियां लंदन में जानी है, तो मैं एयर ट्रांसपोर्ट से भेजूंगा उसको, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिक है। मेरे को 500 किलो दाल भेजनी है दिल्ली से जयपुर, मैं ट्रक कर लूंगा हर एक, ठीक है ना, भेज दूंगा उसको ऐसे। ओके तो ये अब 3 जो है वो चलते हैं सिस्टम। नेटवर्क क्या है? नेटवर्क, नोड एंड लिंक्स, ये 3 जो है वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं किसी भी ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को समझने के लिए। नेटवर्क है, इट इज अ सिस्टम विद द प्लेसेस आर लिंक टुगेदर। नेटवर्क क्या है भाई? इसको नेटवर्क कहते हैं। जयपुर, जयपुर टू बॉम्बे, बॉम्बे टू दिल्ली, दिल्ली टू अहमदाबाद, ऐसा ये एक नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है। नोड, इट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द 2 मोर रूट्स, ठीक है ना। देखो ये एक रूट है, ये एक रूट है, रूट नंबर फर्स्ट, रूट नंबर सेकंड, जहां ये मिल रहा है उसको नोड कह रहा है, एन कह रहा है, ठीक है ना। द लिंक, एवरी रोड दैट जॉइन द 2 नोड्स इज ए कॉल्ड लिंक, ठीक है ना। फिर यहां से भी जो है 2 रूट आ रहे हैं, रूट 1, रूट 2, ये नोड है, ये नोड है। अब इन नोड्स को जोड़ने के लिए जो रोड है उसे लिंक रोड कह रहा है।
उसे क्या कह रहे हैं, लिंक रोड कह रहे हैं। नोड्स को जो कनेक्ट कर रहे हैं उसे लिंक रोड कह रहे हैं। रूट्स को जो कनेक्ट कर रहा है उसे नोड कह रहा है। और नोड और लिंक्स मिलकर के नेटवर्क बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल समझाऊं आपको, एक भारत का नक्शा बना करके, ठीक है ना। ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, ये एक नेटवर्क है, ठीक है ना। यहां से जयपुर से एक रोड आके जुड़ रही है, यहां से रोड आके जुड़ रही है, ये नोड हो गया, ठीक है ना। और यहां से भी जो है वो रूट्स आ रहे हैं, यहां से भी ऐसे रूट्स आ रहे हैं, यहां से भी ऐसे रूट्स आ रहे हैं, ये नोड बन गया, ये लिंक रोड बन गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है वो नेटवर्क डिजाइन किया जाता है। ओके, अब बात करते हैं कम्युनिकेशंस की, ठीक है ना। तो मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना, टेलीकॉम कम्युनिकेशन, ऑडियो विजुअल्स, तो लैंडलाइन एंड मोबाइल, फिल्म्स, रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, ये सबके सब जो है वो है कम्युनिकेशंस। ये सबके सब क्या है, कम्युनिकेशंस है, ठीक है ना। टेलीकॉम कम्युनिकेशन, ऑडियो विजुअल, लैंडलाइन और मोबाइल से बात करते हो तो लैंडलाइन का प्रचलन बहुत कम हो गया है, ठीक है ना। साथ में बात करो फिल्म्स, रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स, ठीक है ना, कम्युनिकेशंस के साधन है। ओके, कम्युनिकेशंस की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। कम्युनिकेशंस में क्या क्या इन्वॉल्व करोगे, तो 4 टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन, वर्बली बोल लोगे, नॉन वर्बली, विजुअली और रिटर्न में, डाक चिट्ठी भेज दोगे, विजुअली आपस में वीडियो कॉल कर लोगे, वर्बली फ़ोन पे बात कर लोगे, नॉन वर्बली इशारों में बात कर लोगे, ठीक है ना, या कोई मैसेज भेज करके, ठीक है ना, या कोई चिन्ह संकेत भेज करके, स्माइली वगैरह, ठीक है। चले भाई, तो कम्युनिकेशन, द कम्युनिकेशन सर्विसेज इन्वॉल्व द कम्युनिकेशन सर्विसेज The communication services involve the transmission of the words, messages, facts and ideas. तो words, messages, facts and ideas involve the transmission of. तो communication क्या है, words को भेजना, messages को भेजना, facts और ideas को आपस में जो है वो exchange करना जो है वो communications है, ठीक है ना। क्या क्या है, word, message, facts and ideas. Okay, where the transport network is efficient, communication is easily spread. जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, ठीक है ना। जहाँ फ्लाइट नहीं जा सकती, जहाँ ट्रेन नहीं जा सकती, वहाँ कम्युनिकेट तो कर सकते हो आप बाय सैटेलाइट फ़ोन, कर सकते हो ना, ठीक है। द सर्टन डेवलपमेंट सच इज द मोबाइल टेलीफोनी एंड द सैटेलाइट हैव द मेड कम्युनिकेशन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। ओके, चले भाई, अब टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो टेलीकम्युनिकेशन है ना, कॉल सेंटर्स, सपोर्ट सेंटर्स, हॉटलाइंस जिसमें बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करते हैं, फ़ोन रिसीवर, डिजिटल फ़ोन, कॉर्डलेस फ़ोन जिसके तार नहीं होता, लैंडलाइन फ़ोन्स, वॉकी टॉकीज़, ठीक है ना, रेडियोज़, एविएशन, बेस स्टेशन, कम्युनिकेशन टावर्स, डिश एंटीना, सैटेलाइट, ग्लोबल कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, एक्टिव पीसी, एंटीना, ट्रांसपोर्टेशन, रॉकेट से सैटेलाइट भेजते हैं अपन। तो ये सब कुछ टेलीकम्युनिकेशन के आज के साधन हैं। अब तो व्हाट्सएप भी है, टेलीग्राम भी है, फेसबुक है, इंस्टा है, अब बहुत सारे सोर्स ऑफ जो है वो कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन अब जो है वो आ चुके हैं, ठीक है ना। बहुत सारे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो, ठीक है ना, फेस टाइम कर सकते हो एप्पल पर जा करके, ठीक है। चले भाई, telecommunications, the recent advancement of the like mobile telephony have the made communication direct and instantaneous at the any time and from the anywhere. The radio and the television also help to relay न्यूज़ आती है ना, आज तक न्यूज़ चलती है, रेडियो पर भी न्यूज़ आती है, ये आकाशवाणी है। टेलीफोन कॉल्स टू वास्ट ऑडियंस अराउंड द वर्ल्ड एंड हैंस दे आर द टर्म एज मास मीडिया। मास मीडिया कहते हैं, मास कम्युनिकेशंस कहते हैं, है ना, बड़े लोगों को जो, इसलिए कहते हैं मास मीडिया, है ना। अब आज तक बहुत सारे लोग देखते हैं, इंडिया टीवी देखते हैं, दूरदर्शन देखते हैं, रेडियो बहुत सारे लोग, तो मास मीडिया, मास को जो है मैसेज स्प्रेड करना, और उसमें न्यूज़ होती है असल में, ठीक है। The newspaper are able to cover an event is all corner of the world. The internet has a truly revolutionized the global communication system. और इंटरनेट चारों तरफ फैल चुका है, कितना हो गया, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है, टेलीग्राम है, बहुत सारे, स्नैपचैट है, कई सारे साधन हैं जिससे आप आपस में बातचीत कर सकते हो। सिंपल है ना, टेलीकम्युनिकेशन है, सिंपल है, ये भी सर्विस सेक्टर का पार्ट है, ठीक है ना। क्या है, अब सर्विसेज की बात कर लेते हैं। तो टेलीकम्युनिकेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मार्केटिंग हो गई, अर्बन एंड रूरल, होलसेलर एंड रिटेलर्स, ठीक है ना, उसमें कोऑपरेटिव मार्केट हो गई, चेन स्टोर हो गए, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो गए, होलसेलर्स हो गए, रिटेलर्स हो गए, इन सिंपल मैनर। और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर अपने एयर ट्रांसपोर्ट और इसका मतलब समझा। वैसे ट्रांसपोर्टेशन का हमारा लेसन अलग से है जो हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं, लेकिन साथ में हमने किलोमीटर डिस्टेंस जाना, कोच डिस्टेंस, टाइम डिस्टेंस और आइसोक्रोनस लाइन्स जो कि सेम ट्रेवल टाइम वाली एरियाज को करेक्ट करती है, ठीक है। अब हम सर्विस को देखते हैं। तो सर्विसेज के अंदर ट्रेजरी सेक्टर में कई तरह की, फाइनेंशियल बैंकिंग सर्विसेज जो आपकी
फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, या बैंकिंग वाले होते हैं, इंश्योरेंस वाले होते हैं, ठीक है ना, रियल इस्टेट जो ज़मीन बेचते हैं, घर बेचते हैं, फ्लैट बेचते हैं, पर्सनल एंड प्रोफेशनल, प्राइवेट, गवर्नमेंट एंड एनजीओ। जॉब्स के अलग अलग तरीके होते हैं, कुछ लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, कुछ लोग, जैसे मैं हूँ प्राइवेट टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं, गवर्नमेंट वकील भी होते हैं, गवर्नमेंट बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, एनजीओज होते हैं, ठीक है ना, बहुत तरीके के जो सोशल सर्विसेज करते हैं, ठीक है। तो ये सर्विसेज का जो है वो मार्केशन है यहाँ पर टोटल, कि कितने तरीके की सर्विसेज होती है, ठीक है ना, कितने तरीके की सर्विस होती है सर्विसेज। द सर्विसेज अकर एट, और ये सर्विसेज के बदले ये लोग आपसे पैसे लेते हैं इन सिंपल मैनर। The services occur to many different levels. Some are the grid to industry, some to the people, and some to the both industry and people, the transport system. The services are provided to the individual consumers who can afford to pay for them. For example, consumer need a service of both physical and the mental natures. ठीक है, हर तरह की सर्विसेज चाहिए. The physical labor is given by the, जैसे मैं हूँ वो mental nature का हूँ, टीचर, वकील, डॉक्टर जो है वो हम मेंटल लेबर करता है, दिमाग लगाते हैं तब पढ़ाया जाता है, पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, फिर चीज़ों को आसानी से समझाना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग फिजिकल लेबर करते हैं, बोरी उठाते हैं, मशीन उठाते हैं, ठीक है ना, टायर चेंज करते हैं, ठीक है ना, ट्रक चलाते हैं एज ए फिजिकल लेबर, ठीक है ना, और हम लोग मेंटल लेबर करते हैं। तो दो तरह की सर्विसेज है, मेंटल लेबर और फिजिकल लेबर, ठीक है। चलो, द फिजिकल लेबर इज गिवन बाय द गार्डनर्स, लॉन्ड्रर्स, बार्बर्स, मेंटल लेबर टीचर्स, लॉयर्स, फिजिशियन, म्यूजिशियन एंड अदर्स, ठीक है ना। चलो भाई, द सर्विस इन कैटेगरी, लो ऑर्डर सर्विसेज एंड हाई ऑर्डर सर्विसेज, ठीक है ना। लो ऑर्डर सर्विसेज का मतलब जिनमें किसी तरह की ट्रेनिंग्स की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना, कोई पढ़ा लिखाई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, लो ऑर्डर सर्विसेज होती है, जैसे चपड़ासी हो गया, 4th क्लास हो गया, ग्रॉसरी शॉप एंड लॉन्ड्रीयर्स हो गए, ठीक है, जो लो ऑर्डर सर्विसेज, ठीक है ना। इसमें अगर मेरे फादर की बहुत बड़ी किराना की दुकान है और मैं 10वीं फेल हूँ तो भी मैं वहाँ पर काम कर सकता हूँ, मुझे बस जनरल कैलकुलेशन आनी चाहिए और मुझे चीज़ों के भाव पता होना चाहिए, ठीक है, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा महंगा चीज़ों को बेच सकूँ, ये मेरे क्वालिटी होनी चाहिए। तो इसमें मुझे कोई MBA की डिग्री नहीं चाहिए, ठीक है ना। बिरला और टाटा जिन्होंने बनाई थी उनके पास MBA की डिग्री नहीं थी ठीक है, तो लेकिन वो अब हाई ऑर्डर सर्विसेज में चले गए, उन्होंने धंधे बहुत बड़े कर लिए, लेकिन अब वो MBAs को रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इंक्लूड द ग्रॉसरी शॉप्स, लॉन्ड्रर, इसमें कोई डिग्री चाहिए क्या आपको ग्रॉसरी शॉप चलाने के लिए? नहीं चाहिए। तो लॉ ऑर्डर सर्विस है। हाई ऑर्डर सर्विसेज की बात कर लें, दिस इंक्लूड द अकाउंटिंग, कंसल्टेंट, फिजिशियंस। हाई ऑर्डर मतलब आपको प्रॉपर डिग्री चाहिए, प्रॉपर सेटअप चाहिए, उसके बाद आप हाई ऑर्डर सर्विसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब टाइप ऑफ सर्विसेज, सबसे गवर्नमेंट एड सर्विसेज, वो सर्विसेज जिसमें आप जो है वो, ठीक है ना, जिसके अंदर आप जो है वो गवर्नमेंट, ठीक है ना, गवर्नमेंट सर्विसेज करता है, ठीक है ना, गवर्नमेंट सर्विसेज करता है वो गवर्नमेंट सर्विसेज है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सर्विसेज की बात कर लें, दीज इंक्लूड द ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी, वाटर सप्लाई, नंबर ऑफ कॉर्पोरेट हैज बीन द एस्टेब्लिश बाय स्टेट एंड यूनियन लिटिगेशन। गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्राइवेट सेक्टर भी करता है, गवर्नमेंट भी करती है, बड़े बड़े सड़क वड़क बनाना, बड़ी बिल्डिंग्स बनाना, ठीक है, ओके। फिर है प्रोफेशनल सर्विसेज लाइक इंजीनियर्स, मैनेजमेंट, डॉक्टर्स, फिजिशियंस। फिर सर्विस बेस्ड ऑन द मार्केट, ठीक है ना, तो मार्केट की बात, दीज इंक्लूड द रिक्रिएशनल एंड एंटरटेनमेंट सर्विसेज, द लोकेशन डिपेंड ऑन द मार्केट, द मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट, फाइंड लोकेशन विद इन द नियरेस्ट सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स। मतलब बड़े जो अर्बन सेंटर होते हैं उन्हें CBD भी कहते हैं, जो बड़े अर्बन सेंटर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? CBD भी कहते हैं, सेंट्रल बिजनेस सेंटर भी कहते हैं, है ना, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं CBDs को, और CBDs असल में अर्बन एरियाज में होता है, ठीक है। ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ हाई क्लास कंज्यूमर्स, ठीक है, जो ज़्यादा पैसे खर्च कर सकता है। मल्टीप्लेक्स में गरीब थोड़ा जाएगा, अमीर जाएगा देखने के लिए 700-800 रुपये में पिक्चर। वेयर द गोल्फ कोर्स वुड चूज अ साइट आउटसाइड द CBD ड्यू टू द नंबर ऑफ द फैक्टर्स लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ वास्ट टू द लैंड एरिया एलवेज एज लो कॉस्ट। तो आप देखते हो कई सारे शहर में गोल्फ कोर्स रोड, तो गोल्फ कोर्स रोड CBD जो है अर्बन मार्केट सेंटर है उसके थोड़ा दूर होती है, जंगल की तरफ होती है, थोड़ा आउटस्कर्ट्स में होती है, क्योंकि सस्ती जमीन पड़ती है, जबकि CBD के आसपास के लैंड का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। द पर्सनल सर्विसेज की अगर हम बातचीत कर लें, यहाँ पे किसकी बात कर लें, यहाँ पर अगर हम पर्सनल सर्विसेज की बात कर लें, द पर्सनल सर्विस आर प्रोवाइड बाय द डोमेस्टिक वर्कर्स, दीज वर्कर्स हेल्प द पीपल फैसिलिटी देयर वर्क डेली लाइफ। दिस सर्विसेज इंक्लूड द गार्डनर्स, कुक्स, हाउसकीपर, इलेक्ट्रीशियंस, AC ठीक करने वाले, नल ठीक करने वाले, सफाई करने वाले, झाड़ू निकालने वाले, गाड़ी धोने वाले, पेड़ काटने वाले, ठीक है ना, ये सब इसके अंदर लोग शामिल होते हैं। अनस्किल्ड है, these are the unskilled workers often they migrate from the rural places to urban areas in search of the livelihood। इसमें असल में स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों होता है, ठीक है ना। मोस्टली इसके अंदर जो शामिल किए जा रहे हैं डोमेस्टिक पर्सनल सर्विसेज के अंदर वो अनस्किल्ड है, ठीक है। चले भाई, दे आर जनरली एंगेज इन डोमेस्टिक सर्विसेज ड्यू टू प्रोवाइड हेल्प इन द डेली हाउसेज।
crores. This includes the housekeepers, cooks and gardeners. This is and the unorganized service sectors. ठीक है ना, कैसे सर्विस सेक्टर में अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज सर्विस सेक्टर होता है इसके बारे में गवर्नमेंट को पता होता है, जो टैक्सेशन देता है. अनऑर्गेनाइज्ड होता है जो कुछ भी काम कर लेते हैं, वो अनऑर्गेनाइज्ड है. दिस इज एंड द अनऑर्गेनाइज सर्विस सेक्टर. द एग्जाम्पल ऑफ मुंबई डब्बे वाला टिफिन होता है ना, टिफिन सप्लाई करते हैं, आपके घर से टिफिन लिया और आपके पति, आपके भाई, आपके दादा, आपके काका कहीं जॉब करते हैं तो उनको वहाँ से आपके घर से टिफिन लेकर के उन तक पहुँचा देते हैं. टिफिन डब्बे वाला बहुत फेमस है, ठीक है ना, बॉम्बे. द पीपल एंगेज इन द ट्रेजरी एक्टिविटीज. ट्रेजरी एक्टिविटीज में कौन कौन से पीपल एंगेज हैं? Every society is served by the number of the services. Thus, the eye of the people are the aging more this sector day by day. But this situation different in the developed and developing countries. अब अगर हम देखते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में ट्रेजरी सेक्टर कम डेवलप हुआ है, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज अमेरिका और यूरोप में ट्रेजरी सेक्टर बहुत डेवलप हो रहा है. धीरे धीरे डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया के अंदर भी ट्रेजरी सेक्टर जो है, सर्विस सेक्टर जो है, धीरे धीरे बहुत डेवलप हो रहा है. हम देखते हैं गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, दिल्ली, पुणे, सूरत, अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, ये अर्बन सेंटर्स डेवलप हो रहा है. अर्बन सेंटर्स के डेवलप होने का मेन रीजन है जॉब्स, और जॉब्स आ रही है सर्विस सेक्टर से, ट्रेड से. तो धीरे धीरे उसमें पीपल जो है वो हो रहा है. एग्जाम्पल, द प्रपोर्शन ऑफ द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर इज हायर इन द डेवलप्ड पर्चिंग कंट्रीज, whereas the proportion of the workers employed in this sector is the comparatively low in less developed countries. तो अब देखते हैं डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जो है सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा विकसित हो गया है, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज में अभी भी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में बहुत लोग लगे हुए हैं. इंडिया के अंदर भी है कि इंडिया में लगभग 55 से 60% लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं. सर्विस सेक्टर अब धीरे धीरे जो है सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है. जैसे जैसे देश की इकोनॉमी का साइज बढ़ रहा है, जीडीपी पर कैपिटा बढ़ता है, वैसे वैसे लोग सर्विस सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, नौकरियों की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे. ठीक है, दिस एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज शोइंग द एवर इंक्रीजिंग ट्रेंड, वो ना करो बढ़ता जा रहा है. वाइल इट इज रिमाइंड द अनचेंज और इज द डिक्रीजिंग इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, है ना. धीरे धीरे जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर है वो डिक्रीज हो रहे हैं और टर्शरी सेक्टर जो है वो बढ़ रहा है. सम सिलेक्टेड एग्जाम्पल. अब टूरिज्म की बात कर लेते हैं हम लोग. किसकी बात कर लेते हैं? टूरिज्म की बात कर लेते हैं. टूरिज्म इन इंडिया का मैंने आप एग्जांपल लिया, वर्ल्ड वाइड टूरिज्म का. आप एडवेंचर टूरिज्म करते हो, वेलनेस टूरिज्म करते हो, मेडिकल टूरिज्म करते हो, हिस्टोरिकल टूरिज्म करते हो आप, ठीक है ना. अलग अलग लेजर टूरिज्म करते हो, आप आराम करने के लिए जाते हो कहीं, तो अलग अलग तरह के टूरिज्म होता है, ठीक है ना. ओके, चलो अब टूरिज्म क्या है, ठीक है ना. द टूरिज्म इज अ ट्रेवल अंडरटेकिंग. बहुत भाई घूमने फिरने के लिए जा, और आजकल जब से ट्रांसपोर्टेशन बहुत सस्ता हुआ है, ठीक है ना यार, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ गई तो टूरिज्म बढ़ गया. हम देखते हैं कि रिलीजियस टूरिज्म करते हो, इंडिया में रिलीजियस टूरिज्म बहुत है. इंडिया में घूमने का मतलब ही किसी मंदिर में जाना है. बद्रीनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ, महाकाल, ओकारेश्वर, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, सोमनाथ, ठीक है ना, मदुरई, है ना. तो आप जाते हो वहाँ पे, ठीक है ना. साईं बाबा के, ठीक है ना. अजमेर में दरगाह चिश्ती जाते, अजमेर में जाते हो, ठीक है ना, दरगाह साहब के. तो आप ये कर रहे हो, घूम रहे हो, है ना. और ये जो है रिलीजियस है. आप फतेहपुर सीकरी देखने जा रहे हो, दिल्ली का ओल्ड किला, आमेर फोर्ट देखने जा रहे हो, चित्तौड़गढ़ फोर्ट देखने जा रहे हो, आप हिस्टोरिकल टूरिज्म कर रहे हो. आप कहीं ठीक होने के लिए जा रहे हो तो वेलनेस टूरिज्म कर रहे हो, मेडिकल टूरिज्म कर रहे हो. आजकल मेडिकल टूरिज्म बहुत चल रहा है, दुनिया भर के लोग इंडिया आ रहे हैं क्योंकि इंडिया में हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत इन्हांस और बहुत बढ़ गई और बहुत अच्छे लेवल की हो गई और सस्ती भी है यूरोप और अमेरिका से और गल्फ कंट्रीज से. तो बहुत सारे लोग मेडिकल टूरिज्म के लिए आ रहे हैं, अपने आपको ठीक करने के लिए इंडिया आता है, ठीक है. देखते हैं टूरिज्म इज ट्रेवल अंडरटेकन पर्पज ऑफ द रिक्रिएशनल रादर देन द बिजनेस. रिक्रिएशनल तो घूमना फिरना, मौज करना, ठीक, चिल करना. It has become the world's single largest tertiary activity in the total registered job at 250 million and total revenue is 40% of the total GDP वर्ल्ड की. इतना ज़्यादा है. The tourism fosters in the growth infrastructure industries, retail trading and craft industries also, है ना, ठीक है ना. souvenirs तो क्राफ्ट इंडस्ट्रीज, राजस्थान का क्या फेमस है, दिल्ली का क्या फेमस है, यूपी का क्या फेमस है, ठीक है. अब टूरिस्ट रीजन कौन कौन से होंगे अलग अलग देशों में, अलग अलग. जब मेडिटेरियन सी की बात कर लेते हैं, हम हिमालय की बात कर लेते हैं, वेस्टर्न घाट्स की बात कर लेते हैं इंडिया में, जो बहुत ही सूदिंग से हैं, जो कि बहुत तेज सर्दियों में आपको गर्मी का एहसास दें, सर्दियों में आप स्कीइंग जाके करो बर्फ के ऊपर. तो इस तरह के एरियाज हैं जो अट्रैक्ट करें आपको. द वार्मर प्लेस अराउंड द मेडिटेरियन कोस्ट, द वेस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया आर सम ऑफ द पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड. तो मेडिटेरियन कोस्ट जो है वो साउथ इन यूरोप एंड नॉर्थ इन अफ्रीका, मेडिटेरियन सी, फ्रांस, नीचे अगर हम जाते हैं तो इटली की बात करते हैं, ट्यूनीशिया, मोरक्को की बात करते हैं, सिसिली की बात करते हैं, माल्टा की बात करते हैं,
इधर पोर्चुगल, स्पेन की बात करते हैं तो बहुत लोग घूमने जाते हैं। अदर इंक्लूड द विंटर स्पोर्ट्स रीजन फाउंड मैनली माउंटेन्स एरिया एंड द वेरियस सिनिक लैंडस्केप एंड नेशनल पार्क्स। विंटर्स में आप जाते हो विंटर स्पोर्ट्स के लिए, है ना, गुलमर्ग वगैरह में स्कीइंग करते हो, चौपटा वगैरह में जाकर के, ठीक है ना, उरी जाकर के। हिस्टोरिक टाउन्स आर अट्रैक्ट द माउंटेन हेरिटेज साइट एंड कल्चर एक्टिविटीज़। आप जाते हो आमेर फोर्ट, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, ठीक है ना, फतेहपुर सीकरी, ठीक है, जाते हैं कुतुब मीनार देखते हो जाकर के आप। अब टूरिस्ट अट्रैक्शन, अब टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए क्या क्या चाहिए? क्लाइमेट चाहिए, सबसे क्लाइमेट अच्छा होगा तो टूरिस्ट अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अभी इंडिया में बहुत सारे लोग जो पहाड़ों में जाते हैं, अभी बारिश चालू होगी तो लोग वेस्टर्न घाट्स में जाएंगे देखने के लिए, गोवा जाएंगे, कुर्ग जाएंगे, ठीक है ना, मुनार जाएंगे, ठीक है ना, साउथ के अंदर, ठीक है, बद्रीनाथ, केदारनाथ जाएंगे। द क्लाइमेटिक कंडीशन इज एनी रीजन डिसाइडेड द डिमांड फॉर द टूरिज्म। तो भाई मैं भी जाता हूँ गर्मियों के अंदर, मैं जाता हूँ सांगला, रेकोंग पियो हिमाचल के अंदर, ठीक है ना, या फिर चौपटा, ठीक है ना। सर्दियों, मुझे गर्मी में सर्दियों का एहसास चाहिए, सूदिंग सा एनवायरनमेंट चाहिए। अगर मुझे बहुत सारी बर्फ देखनी है तो मैं जाता हूँ गुलमर्ग, ठीक है ना, एक अच्छा प्लेस है, ठीक है, ओके, देखने के लिए। द क्लाइमेटिक कंडीशन, फॉर एग्जाम्पल द कोल्डर रीजन वांट टू विजिट दोज प्लेसेस वेयर द क्लाइमेट इज वार्म एंड सनी फॉर द बीच हॉलीडेज। अब जैसे अमेरिका और यूरोप के अंदर बहुत तेज ठंड पड़ती है तो वो चाहते हैं कि ठंड के अंदर वो एक ऐसी जगह जाएं जहाँ अच्छी सी बारिश हो और सूरज भी चमकता हो, तो मेडिटेरियन के एरियाज में आ जाएंगे अपना हॉलीडे बनाने के लिए। द क्लाइमेट इज वन ऑफ द मेन रीजन दैट टूरिज्म एज द फर्निश्ड इन साउथर्न यूरोप एंड मेडिटेरियन रीजन। द क्लाइमेट इज द मेडिटेरियन रीजन इज द रिलेटिवली वार्मर एंड कंपेयर टू द अदर पार्ट इन यूरोप। तो लोग जो है वो सन बाथ लेने के लिए वहाँ आते हैं, क्योंकि यूरोप में टेम्परेचर -20 -30 तक हो जाता है, नॉर्वे वगैरह का, है ना। द ऑफर द हायर टेम्परेचर, लॉन्ग एरिया ऑफ सनशाइन, लो रेनफॉल थ्रू आउट द हॉलीडे सीजन। पीपल गोइंग टू विंटर हॉलीडे हैव द स्पेसिफिक क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स सच इज द हायर टेम्परेचर देन द अदर देयर होमलैंड्स, ठीक है ना, अपने होमलैंड्स की तुलना में ज़्यादा टेम्परेचर वाली जगहों पर जाता है, ठीक है। लैंडस्केप्स की बात कर ले, दिखने में कैसा है, सुंदर है कि नहीं है, ठीक है ना, लैंडस्केप्स हो गई, ठीक है ना। हिस्ट्री एंड आर्ट, फोर्ट्स हैं, कैसल्स हैं, ठीक है ना, बैटल फील्ड्स हैं, चर्च, जैसे अपन कहते हैं ना हल्दी घाटी, तो लोग हल्दी घाटी बहुत घूमने जाते हैं। चित्तौड़गढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट, महाराणा प्रताप कहाँ रहते थे, शिवाजी के फोर्ट्स देखने जाते हैं वेस्टर्न घाट्स के अंदर, सतारा वगैरह में। कल्चरल एंड इकोनॉमी, ठीक है ना, कल्चर कैसा है, कथकली है, भारतनाट्यम है, आते हैं देखने के लिए इंडिया में, ठीक है ना। कल्चर्स देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, ओके। और पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए, इकोनॉमिकली सस्ता होना चाहिए, ठीक है ना। मैं यहाँ से इसलिए इसको नहीं पढ़ा रहा क्योंकि मैं समझा दिया, जो समझा दिया वो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना, ओके। हेरिटेज जाते हैं मणिकरण में, कुर्ग वगैरह में, ठीक है ना। मेडिकल टूरिज्म के लिए आते हैं लोग ट्रीटमेंट कराने के लिए, इंडिया का मेडिकल टूरिज्म बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अपोलो हॉस्पिटल है, फोर्टीज़ है, पारस हॉस्पिटल की बात हम कर लें, ठीक है ना, एक्शन बालाजी की बात कर लें, मैक्स हॉस्पिटल की बात कर लें, ऐसी CS की बिरला हॉस्पिटल्स की बात कर, लीलावती की, बॉम्बे हॉस्पिटल्स की बात, एम्स की बात कर लें, तो दुनिया भर से सस्ता इलाज होता है और बहुत ही अच्छा इलाज मिलता है, ठीक है ना। तो लोग मेडिकल टूरिज्म भी जो है वो आजकल यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, ओके। क्या कर रहे हैं, मेडिकल टूरिज्म भी यहाँ पर लोग कर रहे हैं, ओके। क्या कर रहे हैं, मेडिकल टूरिज्म जो है वो लगातार यहाँ कर रहे हैं क्योंकि और देशों से सस्ता पड़ता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वार्टनरीज एक्टिविटीज़ की। किसकी बात करते हैं, क्वार्टनरी एक्टिविटीज़ की। हमने सर्विस सेक्टर की बात करी, एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव की बात कर लें, एक असिस्टेंट मैनेजर की बात कर लें, एक सीनियर मैनेजर की बात कर लें, एक GM और VP की बात कर लें, लेकिन क्वार्टनरी एक्टिविटीज़ क्या है, ये हायर सर्विस सेक्टर की एक्टिविटीज़ है। कैसी हायर सर्विस सेक्टर की एक्टिविटीज, CEOs, ठीक है ना, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह होता है, एनालिसिस होता है, क्वांटम कंप्यूटिंग होती है, उसे क्वार्टनरी सर्विसेज कहते हैं, ठीक है। ये सर्विस सेक्टर का एक पार्ट है लेकिन उससे थोड़ा ऊपर है, ठीक है ना। एक सीनियर मैनेजर सर्विस सेक्टर का आदमी है, लेकिन एक CEO, एक R&D वाला सीनियर साइंटिस्ट, वो क्वार्टनरी सेक्टर का आदमी है, ठीक है। These services sector is the knowledge oriented, comes under the quaternary activities. Quaternary, for the example, is a medical transcriptionist, है ना, बड़ी बड़ी बीमारियों को खोज के निकाल ले। CEO ऑफ द MNC मल्टीनेशनल कंपनी जो कि मल्टीपल नेशंस में काम करती है, जैसे अमेरिका में भी काम करती है, भारत में भी काम करती है और ऑस्ट्रेलिया में भी काम करती है, ऐसी कंपनी को हम MNCs बोलते हैं। लाइक बर्कलेस, KPMG, E&Y, मैक्वरी, ठीक है ना, ऐसी कंपनीज हैं जो कि MNCs हैं। They are the highly skilled professional with the deep knowledge in the particular field, ठीक है ना। These activities center around the research, development, may be seen by advancement from the service involving the specialist knowledge and the technical skills. The quaternary activities involve the collection, production and distribution, ठीक है ना, ये इसके अंदर शामिल किया जाता है। That's the way
हायर हैंड, रिसर्च, एनालिसिस एंड ऑल, ठीक है। अब बात करते हैं क्वार्टनरी सेक्टर्स की। अब बात करते हैं किसी क्वार्टनरी सेक्टर्स की। द क्वार्टनरी सेक्टर्स अलॉन्ग विद द टर्जरी सेक्टर, बात कर लिया। अब क्वार्टनरी सेक्टर हमने पढ़ लिया क्या होता है क्वार्टनरी सेक्टर। अब असल में क्या कुछ होता है इसके अंदर, थोड़ा और खुल करके हम इस पर बात कर लेते हैं। द क्वार्टनरी सेक्टर अलॉन्ग विद द टर्जरी सेक्टर हैज रिप्लेस ऑल प्राइमरी एंड सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट एज द बेसिक ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। Over the half of the all workers in the development economy in the knowledge sector. These are been the very high growth in demand for the consumption and information based services, IT based खाद करके KPOs and BPOs. The tax consultants, software developers and statisticians वो इसके अंदर आते हैं क्वार्टनरी सेक्टर के अंदर। The person working in the office, building, elementary schools, universities, classroom, hospital and doctors, ठीक है ना। ऑफिसेज, थिएटर्स, अकाउंटिंग एंड ब्रोकरेज फर्म्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी ऑफ द सर्विसेज, ठीक है। लाइक सम ऑफ द टर्जरी एक्टिविटी, क्वार्टनरी एक्टिविटी कैन आल्सो बी आउटसोर्स। दे आर नॉट टाइड टू रिसोर्सेज, आर इफेक्टेड बाय द एनवायरमेंट और नेसेसरी लोकलाइज्ड बाय द मार्केट। एक कंपनी बाहर अमेरिका की है लेकिन उसने अपने अधिकारी हायर कर रखे हैं कहाँ पे, गुड़गांव में। लोकलाइज्ड मार्केट की जरूरत नहीं है, आप घर पे बैठ के भी काम कर सकते हो इन कंपनीज में, ठीक है ना। ओके, कोई एनालिसिस बनाना है किसी का, आपको गरीबी और अमीरी का एनालिसिस बनाना है, या किसी पर्टिकुलर एरिया में कौन सा फर्टिलाइजर काम करेगा इसका एनालिसिस करना है, तो आप क्वार्टनरी सर्विसेज में आप एनालिसिस करके, रिसर्च करके और रिपोर्ट दे दोगे, और ये रिपोर्ट आपको भेजनी है लंदन। और ये खेत जो था, ये खेत था मिडिल ईस्ट के अंदर ठीक है। तो कहीं से बैठ के काम कर सकते हो, किसी भी देश के लिए काम कर सकते हो और किसी भी कंपनी के लिए। अब बात करते हैं क्वार्टनरी सर्विसेज की। क्वार्टनरी एक्टिविटीज जो है वो और हाई हैंड है। इसमें पॉलिसी मेकर्स होते हैं। क्या होते हैं? पॉलिसी मेकर्स, डिसीजन मेकर्स होते हैं, पीएमओ, हाई क्लास ऑफ ब्यूरोक्रेसी, कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इस टाइप के लोग होते हैं, ठीक है ना। वो होते हैं इसके अंदर आईएएस, ठीक है ना, पीएम, ठीक है ना, प्रेसिडेंट्स, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, ठीक है। The quaternary activities are the services that are focused on the creation, the rearrangement and the interpretation of the new and exiting ideas. The ideas देते हैं, नई पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है ना, एवोल्यूशन करते हैं नई टेक्नोलॉजी। द पीपल एंगेज इन दिस सेक्टर एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ द डिसीजन मेकिंग पॉलिसी, है ना, डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग। द पीपल एंगेज इन द क्वार्टनरी एक्टिविटीज आर रेफर्ड एज ए गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स। तो वाइट रेड कॉलर प्रोफेशनल कहा गया प्राइवेट सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर के लोगों को, ब्लू कॉलर कहा गया सेकेंडरी सेक्टर के लोगों को, व्हाइट कॉलर कहा गया आपके ट्रेजरी सेक्टर के लोगों को, और क्वार्टनरी सेक्टर के लोगों को आप क्या कहा गया, गोल्ड कॉलर। ये 3-4 घंटे काम करते हैं, 5-6 घंटे, और बहुत बड़ा पैसा मिलता है इनको, ठीक है ना। ये बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं। दे आर द कंसिडर एज ए सब डिविजन ऑफ द टर्सरी सेक्टर, representing the special and the highly paid skills of the senior business executives, government officials like a cabinet secretary, principal secretary and all, IS, research scientist, financial and legal consultant, Kapil Sibbal, हाई क्लास सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स जो होते हैं, जस्टिस वगैरह। द थ्रू दे वेरी लेस इन द नंबर्स बट दे आर द हाईली इंपॉर्टेंट फॉर द एडवांस इकोनॉमिक, है ना। बहुत कम होता है संख्या में लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इकोनॉमी के लिए, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ चले भाई, ओके। अब ट्रेड इन द क्वार्टनरी एक्टिविटीज, आउटसोर्सिंग, केपीओ और बीपीओ, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग और बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, ये 2 काम होते हैं। ये भी क्वार्टनरी सेक्टर के अंदर आते हैं। इसमें आउटसोर्सिंग कहते हैं। एक कंपनी अमेरिका की, लेकिन उसने अपना केपीओ और बीपीओ जो है वो गुड़गांव में खोल रखा है। कहाँ खोल रखा है? गुड़गांव में खोल रखा है। केपीओ एंड बीपीओ जो है गुड़गांव में खोल रखा है। एक अमेरिका की प्रॉब्लम को गुड़गांव में बैठ के सॉल्व कर रहा है एज ए टेलीफोन और कंप्यूटर से, ठीक है ना, ओके। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है कि अमेरिका के अंदर बहुत महंगा पड़ता है काम करना, तो वो अपना काम गुड़गांव से करवा देगा। वहाँ उसने सेंटर बना दिया, वहाँ जो काम $20,000 में हो रहा है वही काम यहाँ पर $20,000 में हो जाएगा। दोनों में बहुत फर्क हो गया ना, ठीक है। तो आउटसोर्सिंग मतलब काम को आउटसोर्स कर देना। कंपनी अमेरिका की है और काम चल रहा है इंडिया में, आउटसोर्स कर दिया उसने अपना काम, ठीक है ना, बाहर के देशों को दे दिया, बाहर के लोगों को दे दिया। आउटसोर्सिंग ओनली गिवन टू वर्क टू एन द आउटसाइड एजेंसी टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड रिड्यूस द कॉस्ट। इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड रिड्यूस द कॉस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है ना, काम की प्रोडक्शन को बढ़ाना है और कॉस्ट को कम करना है, इसलिए हम आउटसोर्स करते हैं सर्विसेज, ठीक है ना, ओके। आउटसोर्सिंग इन्वॉल्व द ट्रांसफरिंग वर्क ओवरसीज लोकेशन। इट इज द डिस्क्राइब बाय द टर्म ऑफ ऑफ शोरिंग, बाहर से काम करवाना, है ना, ऑफ शोरिंग। द बिजनेस एक्टिविटीज दैट द आउटसाइड दे इंक्लूड द इंफॉर्मेशन, आईटी हब्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, साइबर हब्स कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, कस्टमर सपोर्ट्स, कॉल सेंटर्स एंड ऑल। इट इज रिजल्टेड द ओपनिंग ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द कॉल सेंटर्स इन इंडिया, चाइना, ईस्टर्न यूरोप, इजराइल, फिलीपींस एंड कोस्टा रिका। क्यों खुले हैं ये? क्योंकि सस्ता पड़ रहा है।
आपका कंप्यूटर खराब हो गया, आप अमेरिका में रहते हो, आप अमेरिकन हो, आपने फ़ोन किया, वो फ़ोन आ रहा है गुड़गांव में, आपको लग रहा है कि अमेरिका फ़ोन कर रहे हो आप, अमेरिका के व्यक्ति के मैं अपनी ये जो मेरी कंपनी है जिसका लैपटॉप मैंने लिया है ये ढंग से काम नहीं कर रहा, आपने फ़ोन किया, हेलो इज माई कंप्यूटर, वहाँ पे वो बैठा है अपना रमेश कुमार, उसको आता है अमेरिकन एक्सेंट में बात करना, यस सर प्लीज़, कट 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 कट, ठीक कर देगा कंप्यूटर बैठा बैठा, आउटसोर्स कर दिया, खेल खत्म, ठीक है ना, सस्ते में। ये रमेश कुमार 20,000 में आ गया है आपका, और ये 12 घंटे काम करने वाला है अब आपके लिए ठीक है। तो दैट्स द वे इज द आउटसोर्सिंग। द आउटसोर्सिंग इज कमिंग दोज कंट्रीज वेयर द चीप एंड स्किल्ड वर्कर आर अवेलेबल, ठीक है ना। आउटसोर्स जो करती है वो डेवलप कंट्री है, और आउटसोर्सिंग जहाँ हो रही है वो है डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया और ये सब, चाइना वगैरह, ठीक है ना, इजराइल एंड फिलीपींस। ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क दिस कंट्रीज बाय द आउटसोर्सिंग द रेट ऑफ द माइग्रेशन हैज कम डाउन। फिर लोग नहीं जाएंगे फिर बाहर काम ढूंढने के लिए, उनको जब घर में ही काम मिल जाएगा तो सिंपल। These reasons behind the continuous flow of the outsourcing minimum cost required to the operate offices in developing countries। आप घर से भी कर सकते हो, आपने एक कॉल सेंटर खोल लिया, आपने अप्लाई कर दिया, उस कंपनी ने आपको हायर कर लिया, भाई मैं इस डेटा मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हूँ, तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मैं सॉल्व कर दूंगा, फिर वो आपसे डील कर लेंगे, आप महीने कितने पैसे देंगे। एक अमेरिका की कंपनी है या यूरोप की या फ्रांस की कंपनी है, आप घर बैठे बैठे काम कर रहे हो। ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो 10 लोग या 5 लोगों की टीम लेकर घर से काम करता है, और कोई फ्रांस की कंपनी है उसके लिए काम करता है, पैसे कमा रहे हैं बढ़िया घर में बैठ करके, ठीक है ना, ओके ठीक है। The company based in the Hyderabad or the Manila could work for the project for the MNC based in USA। अब कंपनी बेस्ड इन हैदराबाद और मनीला के अंदर बेस्ड है कंपनी, है ना, MNC है, और यूएसए और जापान के लिए प्रोजेक्ट MNC बेस्ड इन द यूएसए और जापान। यूएस और जापान की MNC के लिए हैदराबाद और मनीला में काम, मनीला फिलीपींस में, हैदराबाद इंडिया में, अपने तेलंगाना की राजधानी है। Apart from this, overhead costs are also lower in this country, which makes the operation is more profitable। Knowledge processing outsourcing KPO, it is different from the BPO business processing outsourcing because in the involve the highly skilled professional, ठीक है ना। KPO is a mainly information based knowledge outsourcing। it is a very important because they enables companies to create a additional business opportunities। नहीं KPOs है ना, नई बिजनेस, तो KPO बहुत ही एडवांस है। फॉर एग्जाम्पल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D एक्टिविटीज, ई लर्निंग, बिजनेस रिसर्च, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, IP रिसर्च, लीगल प्रोफेशन एंड द बैंकिंग सेक्टर्स, ये सब KPOs हैं। BPOs सिंपल कॉल सेंटर्स हैं जो सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, और जो ज़्यादा रिसर्च अगर करते हो KPOs के अंदर होता है। अब डिजिटल डिवाइडेड क्या है, ठीक है ना। डिजिटल डिवाइड है कि आपका, जैसे मेरे देश में 5G चल रहा है, ठीक है ना, 5G आ गया, अपने हो सकता है किसी देश में 7G चल रहा हो। अब हमारे तो 5G आ गया, लेकिन पाकिस्तान में आज भी 2G और 3G चल रहा है, तो डिजिटल डिवाइड है ना। हम उनसे डिजिटली ज़्यादा है, और डिजिटली ज़्यादा अमेरिका और यूरोप हमसे ज़्यादा डिजिटली जो है वो एम्पावर है, ठीक है ना। तो ये जो फ़र्क है दुनिया में, ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर का, इंफॉर्मेशन का, टेक्नोलॉजी का, इसे कहते हैं डिजिटल डिवाइडेड, ठीक है। द डिजिटल डिवाइड बेसिकली डिस्क्राइब द अनइवन डेवलपमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कहीं तो ये टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई और कहीं बहुत कम है। तो ये जो अनइवन डेवलपमेंट है पूरी दुनिया के अंदर, कि अमेरिका और यूरोप बहुत आगे है, जापान बहुत आगे, ऑस्ट्रेलिया बहुत आगे, लेकिन अफ्रीका बहुत पीछे है। इंडिया तो धीरे धीरे आगे आ रहा है, बहुत आगे आ रहा है। इसमें तो हमने पूरी दुनिया को अपना लोहा मनवा दिया IT के अंदर, तो ठीक है। विप्रो, इन्फोसिस, TCS जैसी कंपनियां हमारे देश की हैं, ठीक है ना, जो बहुत बड़ी कंपनियां हैं। These are the wide-ranging economic, political, and the social differences between the developed and developing countries, and even among the developing countries, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं डिजिटल डिवाइडेड। क्या कहते हैं? डिजिटल डिवाइडेड जो है वो इसे कहा जाता है, ठीक है। चलो भाई, अब हम बात करते हैं यहाँ पर आकर के कि आपका ये लेसन मैंने पूरा करवा दिया है, ठीक है ना। ये पूरा का टर्जरी, क्वार्टनरी और क्वानरी सेक्टर्स आपका जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आप जो है ये वन शॉट्स कहाँ मिलेंगे आपको, बाकी लेसन्स के वन शॉट, और अभी भी बुक सेकंड तो पूरी बाकी है, उसके वन शॉट्स आएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में जो है वो प्लेलिस्ट दे रखी है, ठीक है। साथ के अंदर ही मैं आपको बता दूं कि CUT Adda 24/7 आपके लिए समर 2.0 लेके आया, जिसमें CUT प्लस बोर्ड्स की हम तैयारी आपको लगातार करवा रहे हैं। और ये तैयारी हम ही क्यों करा रहे हैं, और हम ये क्यों दावा कर रहे हैं कि हम अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, हम फेमस हैं, और वो फेमस है आपकी वजह से। आप यहाँ आते हो, हमें मौका देते हो कि आप हमसे पढ़ें, और हम मिलकर के जो है एक रिजल्ट तैयार करते हैं, एक अच्छा रिजल्ट तैयार करते हैं, एक फ्रूटफुल रिजल्ट तैयार करते हैं, जो हमें भी इंस्पायर करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप अच्छे कॉलेजेस में सेलेक्ट होते हो, अच्छे 12th में मार्क्स लाते हो, तो आपके जूनियर्स भी उससे इंस्पायर होते हैं,
तो एक ऐसी एक्टिविटीज़ में हम भी इंस्पायर हो रहे हैं, जूनियर्स भी इंस्पायर हो रहे हैं, और आज के इस इतने बड़े मार्केट के अंदर, इस साइबर वर्ल्ड के अंदर, ठीक है ना, एक अच्छा टीचर मिल जाना, एक अच्छा इंस्टीट्यूशन मिल जाना अपने आप में बहुत ज़रूरी है। और एक अच्छा इंस्टीट्यूशन, एक अच्छा टीचर, एक अच्छा स्टूडेंट मिलकर के चमत्कार कर सकता है। वो चाणक्य ने कह रखा है ना कि प्रलय और निर्माण के, वो कहता है, उसको राजा बोलता है कि क्या मेरे से भीख मांगने आया तू, तो एक साधारण शिक्षक है, ठीक है ना, शिक्षक और टीचर है। चाणक्य को कहता है मगध का राजा, चंद्रगुप्त से पहले, जिसको फिर चंद्रगुप्त हटाता है और फिर राजा बनता है चाणक्य के दिशा निर्देशन में, ठीक है। तो कहता है कि ये साधारण शिक्षक, तो फिर चाणक्य बोलता है शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में खेलते हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन दोनों उसकी गोद में खेलते हैं। तो ये कि हम प्रलय और निर्माण के साधन हैं हम लोग, और हमें चाहिए कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आएँ, जिससे आने वाली पीढ़ियों को, फ्यूचरिस्टिक आपके जूनियर्स को बहुत अच्छा सा जो है वो एक टच मिले और वो आगे जाएँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए साधन चाहिए, टूल्स चाहिए, किताबें चाहिए, कॉपियाँ चाहिए, पढ़ने के लिए पेन चाहिए। भाई बिना टूल्स के, बिना हथियारों के हर लड़ाई अधूरी है। तो उसका हथियार, और ये हथियार कंस्ट्रक्शन वाला है, तोड़ने वाला नहीं है, जोड़ने वाला है। 24/7 आप आएँ, आप गूगल प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से, आई थिंक आप बहुत टेक्नो फ्रेंडली है तो आप ऐप डाउनलोड कर लें। जैसे आप ऐप डाउनलोड करेंगे, ऑल कोर्सेज में आप जाएंगे, ठीक है ना, आप जैसे ऑल कोर्सेज में जाएंगे, ठीक है, आप, क्या हुआ भाई, इंटरनेट स्लो है क्या? अभी तो हमने कम्युनिकेशन में हमें बताया कि इतना फास्ट चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ऑल कोर्सेज में आप जाएंगे, ऑल कोर्स जाके आप यूजी पीजी चूज़ कर लेना, फिर सीयूटी यूजी चूज़ कर लेना, फिर आर्ट्स यानी ह्यूमैनिटीज चेक कर लेना, फिर समर 2.0 बैच आर्ट्स डोमेन। इसमें खासियत क्या है, इसके साथ आपको जीटी पूरी मिल रही है, क्वांट, रीजनिंग और जीके, साथ में आपको लैंग्वेज मिल रही है, जीटी प्लस लैंग्वेज कंप्लीट आपको मिल रही है। साथ ही के अंदर आपको 4 डोमेन मिल रहे हैं इसमें, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमी और जोग्राफी। पॉलिटिकल साइंस मोइन सर से बढ़िया कोई नहीं, अनिता मैम से बेहतरीन कोई नहीं, और प्रिंस सर से जोरदार कोई नहीं। और जब ये तीनों इतने महान है, इतने ज़बरदस्त एफर्ट्स कर रहे हैं बच्चों के लिए, और इनका तो नाम है, तो फिर तो मैं ऑटोमेटिक, मुझे तो एफर्ट करना ही करना पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। बगुला बगुले के देख के रंग बदलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक बढ़िया एफर्ट वाली टीम है जो आपको आपके अच्छे मार्क्स भी दिलाएगी और कॉलेज तक ले जाएगी, क्योंकि सीयूटी प्लस बोर्ड्स दोनों शामिल हैं। और ये एफर्ट भी हम आपको बताएंगे कैसे इसको करना है, ये स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे। तो ये लाइव बैच है, जो बच्चे लाइव नहीं देख पाएंगे वो अपने रिकॉर्डेड क्लास ले सकते हैं, ठीक है। तो आप बाय नाउ पर जाएं, सबसे इंपॉर्टेंट है, और कोड लगाएं। यहाँ पर कोड लगाएंगे YSIR-G20, अप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है ना। YSIR-G20 कोड अप्लाई कर देंगे, YSIR-G20, ये कोड आप अप्लाई कर देंगे। 9959 में ये आपको कोर्स जो है वो मिल जाएगा, ठीक है ना। YSIR-G20 कोड लगाएंगे, इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच, मतलब लाइव क्लास मिलेगी है, फिर बाद में आप चाहे तो नहीं देख पाए, मान लो किस दिन आप शादी में चले गए तो रिकॉर्डेड क्लास देख लेंगे। डाउट सेशंस होंगे आपके, DPPs होंगी, प्रैक्टिस सेट्स होंगे, आपके नोट्स मिलेंगे, नोट्स भी 3 फॉर्म में, कंप्लीट नोट्स तो मिलेंगे, रिवीजन नोट्स, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, डाउट सेशन अलग से होने वाले हैं, सैम्पल प्रैक्टिस पेपर की जो है टेस्ट क्लासेस होने वाली हैं। सबसे दोनों को साथ लेके चलेंगे, जब बोर्ड्स एग्जाम आएंगे तो बोर्ड्स पे जोड़ देंगे, आपका रिवीजन करवाएंगे, फिर सीयूटी आएगा तो सीयूटी पे जोड़ देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब दोनों साल में एक साथ मिला करके पढ़ने वाले हैं, क्योंकि सीयूटी में परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हम बोर्ड्स पे भी गौर करेंगे, क्योंकि अच्छे परसेंटेज आपको साइकोलॉजिकल विन करते हैं कि आपका एकेडमिक्स जो है अच्छे से पूरा होता है, तो एक कहीं ना कहीं पूरी जिंदगी भर कॉन्फिडेंस बना रहता है, ठीक है ना, ओके। और जब सीयूटी अच्छा हो जाएगा तो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो एक तरीके से कहते हैं ना 5 उंगलियां घी में, ठीक है। तो आज ही आप ये कोर्स लें, YSIR-G20 कोड लगा के, साथ में मेरा ईमेल आईडी जो कि आपकी कभी भी मदद करेगा जब भी आपको मेरी ज़रूरत होगी, ठीक है ना। तो आप लें इसको YASHWARDHAN yashwardhan.SING@adda247.com, ये मेरा पर्सनल ईमेल आईडी है। और जब भी आप अकेले महसूस करें इस रण के अंदर अपने आप को, तब मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, ठीक है ना। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं कृष्ण हूँ, ठीक है ना, लेकिन अगर आप अर्जुन होंगे तो मैं कृष्ण बनने की कोशिश कर लूँगा, ठीक है। तो खुश रहे, आबाद रहे, जिंदाबाद रहे। सीयूटी अड्डा 24/7 को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, शेयर करें और चैनल को प्रेम दें, और ऐप जरूर डाउनलोड करें, और साथ में YSIR-G20, ठीक है ना, कोड फॉर सक्सेस। थैंक यू सो मच।